हाय एवरीवन, वेलकम टू दी वीकली इनर सर्कल कॉल। आज के इनर सर्कल कॉल में हम प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट इनर सर्कल कॉल में हमने अपने फनल के बारे में बात की थी, जिससे हम ऑलमोस्ट 2200 स्टॉक्स में से वी कैन फाइनली रीच अ वॉच लिस्ट ऑफ 7 to 10 स्टॉक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे इस कंप्लीट फनल में वी गो फ्रॉम 2200 स्टॉक्स टू 500 स्टॉक्स टू नेक्स्ट 30 या 40 स्टॉक्स। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट 15 या 20 स्टॉक पे, एंड देन फाइनली 5 या 6 स्टॉक से हम आते हैं अपने 1 या 2 स्टॉक पे जिस पे हमें ट्रेड करना है। तो डिटेल में हमने हर स्टेप के बारे में बात की थी कि हर स्टेप पे एग्जैक्टली कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे। जैसे 2200 स्टॉक्स में से अगर मुझे 500 स्टॉक तक पहुंचना है, इफ आई वांट टू एलिमिनेट ऑलमोस्ट 1700 स्टॉक्स, मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा स्टेज एनालिसिस। इफ आई यूज स्टेज एनालिसिस, मेरे वहां पे 1700 स्टॉक्स एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बेस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता हूँ, इफ आई लुक फॉर वैलिड बेस सेटअप्स, राइट, कौन बेस क्या होते हैं? बेस कैन बी वीसीपी, आईपीओ बेस, कप विद हैंडल, एंड वो सब बेसिस अगर मैं देखने लगूंगा तो वो बाकी 400 450 सेटअप्स एलिमिनेट हो जाएंगे वहां से। राइट, तो मेरे पास बचेंगे 30 या 40 स्टॉक्स। उसके बाद मैं देखूंगा कौन से स्टॉक्स में, जो 30 या 40 स्टॉक्स बचे हैं उनमें से कौन से स्टॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनेस है। जो भी स्टॉक में मुझे कॉन्ट्रैक्शन या टाइटनेस दिखेगा, उनको मैं नेक्स्ट फिल्ट्रेशन स्टेप में ले आऊंगा, जो बन जाएगी मेरी वॉच लिस्ट। और जैसे ही मेरी वॉच लिस्ट बन जाएगी, उसमें से मैं ट्रिगर का वेट करूंगा, एंट्री ट्रिगर का, टू टेक माई एंट्री। तो ऐसे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि कैसे मुझे 2200 में से वो एक स्टॉक को ट्रेड करना है। राइट, तो हमने काफ़ी डिटेल में हर स्टेप के बारे में बात की थी, तो अब मैं ज़्यादा डीपली इसके अंदर नहीं जाऊंगा। अब मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूंगा, बट एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। राइट, तो आप एटलीस्ट सेम पेज पे आ जाओगे जिसने शायद लास्ट इनर सर्कल कॉल अटेंड नहीं किया हो। राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला जो हमारा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया होता है वो स्टेज एनालिसिस होता है। आप सब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानते हो, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मेन चीज़ इसमें जो हमें फोकस करने की होती है वो होता है स्टेज 2। हमेशा वो स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, जो स्टेज 2 में होते हैं। एंड अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कौन सा स्टॉक इस टाइम पे स्टेज 2 पे है, तो आप बेसिकली वो स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाओगे जो अपने लाइफ टाइम का हाईएस्ट मूव देने वाला है। राइट, तो हम सिर्फ स्टेज एनालिसिस यूज करते हैं अपने पहले फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के लिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेज एनालिसिस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है, आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इट। स्टेज एनालिसिस को काफी लोगों ने डेवलप किया है इन लास्ट 100 ईयर्स। स्टैन माइनस्टाइन, मार्क मिनर्विनी, विलियम ओनील, सब ने स्टेज एनालिसिस के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की है। मैंने आपको सबके चार्ट्स भी दिखाए थे, सबका कंपैरिजन किया था हमने। एंड इन नटशेल हमने डिसाइड किया था कि अब स्टेज 2 के जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से हम किसका मॉडल यूज करें। तो हमने ये डिसाइड किया था कि बेस्ट अप्रोच, जो हमें दो बेस्ट अप्रोच लगे थे, द फर्स्ट वन वाज दिस वन, कि हम वो स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं जो अपने 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है। राइट, बट बहुत सारे साइडवेज स्टॉक्स भी अपने 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, जो सालों से साइडवेज है, वो भी आपको 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर मिल जाएंगे। राइट, तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर स्टॉक अप ट्रेंडिंग है और 30 वीक मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंडिंग है, तो वो स्टेज 2 स्टॉक है। आप ये कर सकते हो, देन इट इज फाइन। बट अगर आप ये नहीं कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर मोर इजियर वे, देन यू कैन गो फॉर द ट्रेंड टेम्पलेट बाय मार्क मिनर्विनी, जिसमें मैंने आपको एक इंडिकेटर दे दिया था। वैसे अगर आपको ये सब चीज़ें मैनुअली देखनी पड़ती तो शायद हर चार्ट पे आपको 5 या 6 मिनट लगते इन वन चार्ट टू चेक ऑल ऑफ दीज 7 8 पॉइंट्स। राइट, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर 1 सेकंड लगता है आपको, बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ देखते हो यस या नो। अगर यस आ रहा है, जैसे एनी स्टॉक, जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, एक बार इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। राइट, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नो 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 नो, 4 नो है। राइट, तो इतने सारे अगर स्टॉक में नो है तो डेफिनेटली दिस स्टॉक कैन नॉट बी पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट, क्योंकि ये स्टेज 2 में नहीं है। अगर एक नो है, दो नो है, आई कैन स्टिल टॉलरेट दैट, बट दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है स्टेज एनालिसिस को यूज करके 1700 स्टॉक्स को एलिमिनेट कर दो, आपको उसमें काम नहीं करना है। अच्छा, अब इसका क्या ये मतलब है कि वो 1700 स्टॉक्स रिटर्न नहीं दे सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मार्केट में कोई भी स्टॉक मूव कर सकता है, एंड नो वन फ्रैंकली नोज कि कल कौन सा स्टॉक मूव करेगा। हमारा काम क्या है एज अ ट्रेडर? हमारा काम है अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना। देखो, वो 1700 स्टॉक्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ
these 500 stocks moving is much 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 higher than those 1700 stocks, राइट, एंड ये स्टेज टू में है स्टॉक्स, राइट, तो इनके नेचर में ही है टू मूव बिग, तो हमें उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है, राइट। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब कर रहे हैं अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू रीच दैट वन सेटअप जो 40 50 60% का मूव दे सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है जो 2000 स्टॉक्स हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो मूव नहीं कर सकते, कल कुछ भी मूव कर सकता है, राइट। प्रोबेबिलिटी बढ़ाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेडर, राइट। चलो, तो स्टेप वन हो गया। अब हमारे पास स्टेप वन के बाद कितने स्टॉक बचते हैं? ओनली 500, राइट। अब 500 स्टॉक्स में मैं क्या करूंगा? मैं ढूंढूंगा बेसिस, राइट। बेस क्या होता है? बेस एक बेसिकली स्ट्रक्चर की तरह होता है जो एक लॉन्च पैड की तरह होता है। मैं आपको हर बार रॉकेट का एग्जांपल देता हूँ, रॉकेट हमेशा एक लॉन्च पैड पे रखते हैं ना, बिफोर इट टेक्स ऑफ। वैसे ही कोई भी स्टॉक जब टेक ऑफ करने वाला होता है वो बेसिस बनाता है। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि कोई भी स्टॉक अपने लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा मूव देता है जब वो स्टेज टू में होता है, राइट। बट वो स्टेज टू को ही आप जूम आउट करोगे ना थोड़ा सा, तो आपको दिखेंगे उसके अंदर छोटे 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 बेसिस हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये स्टॉक के स्टेज टू की बात करते हैं, राइट। अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, ये काफी फास्ट मूविंग स्टॉक था, राइट। तो इसने उतने बेसेस आपको नहीं दिए होंगे, बट स्टिल इट हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एंटर, राइट। अब देखो यहाँ पे, अगर आप ये देखोगे, स्टॉक का सबसे बड़ा लाइफ साइकिल का मूव था, राइट। अगर आप इस पे स्टेज टू का ट्रेंड टेम्पलेट लगाओगे, अभी तो ये मैच नहीं हो रहा है, बट इस पॉइंट पे लगाते तो मैच हो जाता, राइट। तो आप यहाँ पे ये चीज देखोगे कि ये स्टॉक जब भी मूव देता है वो मल्टीपल बेसिस में मूव देगा, मतलब वो साइडवेज पीरियड होंगे, राइट। अब उसकी शेप हम आइडेंटिफाई बाद में करेंगे, बस आपको देखना है कि स्टॉक हमेशा जब भी मूव देगा ना, तो बीच बीच में वो साइडवेज पीरियड देगा, राइट। जब ये स्टेज टू का मूव देगा, देयर विल बी सम साइडवेज मूवमेंट, राइट। अब सारे साइडवेज मूवमेंट आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप कुछ स्पेसिफिक साइडवेज मूवमेंट ही ट्रेड कर सकते हो, और वो जो साइडवेज मूवमेंट है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके बारे में बहुत सारे ट्रेडर्स ने बात की है, राइट। एंड वो साइडवेज मूवमेंट कौन से होते हैं? वो अलग अलग शेप के, साइज के दिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, बट आप और डिटेल में देखना चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जो साइडवेज मूवमेंट होते हैं अलग अलग शेप के, टाइप्स के होते हैं। वीसीपी मार्क मिनर्विनी का कॉन्सेप्ट है। मार्क मिनर्विनी ने बोला कि कोई भी स्टॉक अपनी लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा मूव देने से पहले एक वीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें देयर कैन बी थ्री या थ्री से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। जिसमें स्टॉक एक कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा जो सबसे बड़ा होगा, देन उससे छोटा जिसमें बहुत ज्यादा टाइटनेस होगी, एंड उसके बाद स्टॉक यूजुअली टेक ऑफ करता है, राइट। सेम वे डार्विस बॉक्स था। डार्विस बॉक्स इससे थोड़ा सा अलग है, बट दे कम फ्रॉम द सेम बास्केट, राइट। मतलब स्टॉक 52 वीक हाई के पास होना चाहिए, वहां पे वो एक हाई बना दे और वहां से साइडवेज चला जाए, तो वो बन जाता है डार्विस बॉक्स। और जब वो हाई ब्रेक होगा डार्विस बॉक्स का, तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, सिमिलर टू वीसीपी में एंट्री लेना व्हेन द पिवट हाई इज ब्रोकन, राइट। तो डार्विस बॉक्स उसी का भाई हो गया, राइट। देन ये कप, डबल बॉटम, आईपीओ बेस, असेंडिंग बेस, ये सब एक ही फैमिली के सारे सेटअप्स हो गए, राइट। देन स्टेयर केस में क्या होता है? स्टॉक ऊपर जाता है, साइडवेज होता है, ऊपर जाता है, साइडवेज होता है, राइट। तो ये सब सेटअप्स के बारे में हमने डिटेल में लास्ट सेशन में बात करी थी, एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर दी है हमारी वेबसाइट पे, आई एम श्योर आप लोग देख पाओगे, राइट। तो ये इतने सारे सेटअप्स में से अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे आपको कौन सा सेटअप ट्रेड करना है, राइट। तो वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नॉट एवरी सेटअप इज गोइंग टू वर्क इन एवरी काइंड ऑफ मार्केट। तो वहां पे आपको थोड़ा सा जजमेंट होना चाहिए मार्केट हेल्थ का, कि मार्केट इस टाइम पे कैसी, जो ओवरऑल हेल्थ है मार्केट की वो कैसी है, राइट। तो यहाँ पे चार पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है मार्केट हेल्थ को। अगर आप थोड़े भी टाइम से ट्रैक कर रहे हो मार्केट को, या बेसिक एक्सपीरियंस भी रखते हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगा कि मार्केट हेल्थ अभी कैसी है, राइट। पीक हेल्थ मतलब जब फ्रेश बुल रन चल रहा होता है या कोई इंडेक्स ब्रेकआउट देता है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले डिफेंस इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, राइट। आप अगर ट्रैक नहीं कर रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे जो डिफेंस इंडेक्स था, इसने ब्रेकआउट दिया था अपने, आप इसको आईपीओ बेस बोल सकते हो, बट ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर था, राइट। आप इसको बोल सकते हो एक काइंड ऑफ अ वीसीपी एज वेल, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, राइट। बट दिस इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये प्रॉपरली वीसीपी के नटशेल में बैठेगा नहीं, बट सेम कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट, एंड यहाँ से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ब्रेकआउट के पॉइंट से, ओवरऑल 25% का इंडेक्स मूव आया है, राइट। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से मार्केट में किस टाइप का सेटअप काम करेगा,
राइट। तो जब पीक हेल्थ होती है मार्केट की, जब ब्रेकआउट आता है इंडेक्स में, उस टाइम पे वीसी भी बहुत अच्छे काम करते हैं, उस टाइम पे फ्लैग्स बहुत अच्छे काम करते हैं, एपिसोडिक पिवट बहुत अच्छे काम करते हैं। जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है, अभी जब मार्केट गिरा था बेयर मार्केट से, अभी बेयर मार्केट में गिरा था ना मार्केट इतने टाइम से, उसके बाद रिकवर जब कर रहा था, अब तो प्रेटी मच 10 से 12% ऊपर है मार्केट अपने लो से, बट जब रिकवर कर रहा था या उस प्रोसेस में था, या आप अभी भी अभी की भी बात कर सकते हो, बिकॉज मार्केट हैज अ लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेटअप एज ऑफ नाउ, जिसमें कब बनाया हुआ है मार्केट ने, डबल बॉटम बनाए हुए हैं, या मल्टी ईयर ब्रेकआउट बनाए हुए हैं, इस टाइप के मार्केट में यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ सेटअप अ लॉट, एंड आप इनको ट्रेड कर सकते हो। एंड देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये अर्ली बुल सेटअप क्यों बोलते हैं, इनको इनको हम अर्ली बुल या करेक्शन के बाद वाले सेटअप हम क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंप्लीट जो फॉल था स्टॉक में, वो वहां से स्टॉक ने रिकवरी दे दी है उस फॉल की, मतलब ये जो फॉल था वो अब टेक्निकली डाइजेस्ट हो गया है, जो मार्केट में जो स्टॉक में सेलिंग हुई थी, इट हैज बीन ओवरटेकन बाय द बाइंग। राइट। तो यहाँ पे स्टांस कंप्लीटली चेंज हो गया है, ट्रेंड कंप्लीट चेंज हो गया है। राइट। तो इसके बाद आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है, सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओवर हियर। यहाँ पे जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई। राइट। और मार्केट ने देखो ये एक स्विंग लो बनाया। राइट। ये एक स्विंग लो बनाया, इसके बाद वाला जो स्विंग लो बनाया वो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर बनाया। राइट। तो इट इज शोइंग यू कि जो अप सेलिंग थी, जो लोअर लो बन रहे थे, वो बनने बंद हो गए हैं। राइट। तो यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बेस। राइट। तो ये सब सेटअप्स को हमने और डिटेल में डिस्कस किया था, जब मार्केट की हेल्थ डिक्लाइन हो रही होती है, जब गिर रहा होता है मार्केट, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही बेयर मार्केट में, व्हेन मार्केट वाज फॉलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उस टाइम पे कोई सेटअप काम नहीं करता है। एंड जब चॉपी होता है मार्केट, मतलब जब मार्केट गिर जाता है, उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, साइडवेज चला जाता है, जब कोई इवेंट आने वाला होता है, इस टाइम पे भी सेटअप्स काम करते हैं। कब काम करते हैं? डार्विस बॉक्स काम करता है, या बेस ऑन बेस, ये विलियम ओनील का सेटअप है, जब स्टॉक, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट सेटअप है, इसीलिए ट्रिपल बेस तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट बेस ऑन बेस इज वेरी फ्रीक्वेंट, कि स्टॉक एक बेस बना रहा है, उसके ऊपर एक और बेस बना रहा है। राइट। तो ये सेटअप भी बहुत अच्छे काम करते हैं। राइट। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से तरीके के मार्केट में किस तरीके के सेटअप काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा इंक्लाइंड रहोगे टुवर्ड्स दोज सेटअप्स। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमने देखा स्टेज एनालिसिस, उसके बाद हमने बेस आइडेंटिफाई किया, अब हमें कुछ सेटअप्स में बेस मिला होगा। राइट। तो अब बेस में हम क्या देखते हैं? बेस में हम दो चीजें देखते हैं, जो ये बेस बना रहे हैं ना स्टॉक, इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। वो दो चीजें होती है कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनेस। कॉन्ट्रैक्शन इज लाइक एनर्जी बिल्डअप। राइट। जैसे यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, तो राइट, स्टॉक इज गेटिंग टाइटर। यहाँ पे जो रेंज थी स्टॉक की, ओवरऑल वोलेटिलिटी थी, वो कम होती जा रही है। राइट। ये श्रिंक हो रही है, जो स्टॉक की इतनी बड़ी रेंज थी वो छोटी हो गई, और यहाँ पे और छोटी हो गई। तो सब क्या पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है कि इस पॉइंट से जो सप्लाई आती है ना स्टॉक में, इस पॉइंट से आप इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इस पॉइंट से जो सप्लाई आती है ना, वो कम होती जा रही है। वो क्यों कम होती जा रही है? आपको कैसे पता चल रहा है वो कम हो रही है? बिकॉज ये स्विंग का साइज कम हो रहा है। पहले सप्लाई ज्यादा थी तो ये स्विंग कितना बड़ा था, फिर सप्लाई कम हुई तो ये स्विंग का साइज और छोटा हो गया, और अब सप्लाई मिनिमल है, तो अब ये स्विंग का साइज बहुत छोटा हो गया। इसको अब आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे अब सप्लाई एकदम खत्म हो गई है? वो खत्म कर सकते हो आप यूजिंग टाइटनेस। टाइटनेस आपको क्या बताती है? टाइटनेस आपको बताती है कि स्टॉक में जो सप्लाई थी, या डिमांड भी फॉर दैट मैटर, देखो हमें तो सप्लाई से ही मतलब है, क्योंकि डिमांड तो स्टॉक को ऊपर ही लेके जाएगी। तो टाइटनेस आपको ये बताती है कि स्टॉक में जो सप्लाई है वो डेड हो गई है, मतलब अब सप्लाई खत्म हो गई है। क्योंकि स्टॉक में देखो ये इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी, कम हुई कम हुई कम हुई, एंड जैसे जैसे स्टॉक साइडवेज जाता है, उसमें लोग ट्रेड करना बंद कर देते हैं। आप खुद सोचो, आप कोई भी स्टॉक का चार्ट खोल के देख रहा, कोई भी स्टॉक का, एंड उसमें एक चीज नोटिस करना, कि कोई भी स्टॉक में वॉल्यूम तभी आता है जब उसमें बड़ा ग्रीन या रेड कैंडल बनता है। राइट। मतलब जब कोई स्टॉक में मूवमेंट आता है तभी उसमें वॉल्यूम आता है, तभी उसमें लोग ट्रेड करते हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जो स्टॉक साइडवेज है, या जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टॉक, जो टेक्निकली ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्टॉक में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। क्यों वॉल्यूम नहीं आना चाहिए? क्योंकि एक ऐसे स्टॉक को जो साइडवेज है, कौन ट्रेड करेगा? जो स्टॉक अपनी 10-15% की रेंज के अंदर मूव कर रहा है साइडवेज, उसको कौन ट्रेड करता है? राइट। तो ऐसे स्टॉक्स में मिनिमल वॉल्यूम होता है, तो आपको यहाँ पे ड्राई अप देखने को मिलेगा। जो कैंडल्स होंगी वो कंप्लीटली छोटी छोटी टाइट कैंडल्स होंगी, मतलब
इस टाइप की कैंडल्स होंगी। यहाँ पे मैंने कैंडल्स के नाम भी लिखे हैं, NR5, NR7, इनसाइड बार, डबल ट्रिपल डोजी, मतलब मल्टीपल डोजी कैंडल्स होंगी, या एकदम पतली पतली छोटी कैंडल्स होंगी। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ही देखो आप, टेक्निकली यहाँ पे जो टाइट कैंडल्स थी हमें यहाँ पे तो नहीं देखने को मिली, बट अगर आप ये वाला एरिया देखोगे ना, ये सब एरियाज, तो आपको टाइट कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी। बट ये क्या है, ये अल्टीमेटली एक ETF है ना, तो हम इसको ट्रैक नहीं करते हैं, हम ट्रैक करते हैं किसी स्टॉक को, एंड उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। दिस इज वारी रिन्यूएबल, अभी भी इसका चार्ट बहुत अच्छा है इनफैक्ट। बट अगर आप यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, एक सिंपल यहाँ पे, राइट, तो आप देखोगे यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल स्टॉक में, जो ये कप था, ये अभी भी इंटैक्ट है, फर्स्ट बेस। इसके बाद जो सेकंड कप था, अभी मैंने ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इन पे फोकस मत करना। यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप दूसरा बेस देखोगे, ये भी इंटैक्ट है, राइट। अब इसके बाद टाइटनेस क्या होती है, इसके बाद टाइटनेस होती है जो आपको यहाँ पे देखने को मिली, विथ दिस वन वॉज एन एक्सट्रीमली टाइट एरिया, राइट, जहाँ पे आपको तीन कैंडल्स देखने को मिल गई, जिसमें तीनों इनसाइड बार थी, राइट, ये भी इनसाइड बार थी, और ये भी इनसाइड बार थी, राइट। दिस वाज अ कंप्लीट इनसाइड बार कैंडल, एंड जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, अल्टीमेटली एंट्री ट्रिगर हो गई थी, राइट। तो ये जो टाइट स्ट्रक्चर होता है, ये आपको बता रहा है कि स्टॉक में सप्लाई कंप्लीटली ड्राई अप हो गई है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिली थी। अगर आप ये एरिया देखोगे, तो टुवर्ड्स द एंड वोलाटिलिटी जो थी स्टॉक में, जो इतनी ज्यादा वोलाटिलिटी थी, अगर आप ये पीरियड ट्रैक करो स्टॉक का, ये वोलाटिलिटी थी एक्सट्रीम्स, राइट। तो इस टाइम पे आप वॉल्यूम भी अगर अप्लाई करके देखोगे चार्ट पे, हम वॉल्यूम भी अप्लाई करते हैं, तो देखो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, वो भी चीज़ कंफर्म हो गई ये चीज़ अप्लाई करने से, कि जब भी स्टॉक में मूव होता है, जब भी स्टॉक में मूवमेंट आता है, वॉल्यूम इज द हाईएस्ट, राइट। बट आप अगर ये चीज़ देखोगे, जो साइडवेज पीरियड है आफ्टर दिस बिग स्पोर्ट, यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो डेड हो गया, राइट, वो वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई हो गया। बट ये वॉल्यूम देख के यू यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यहाँ पे रिटेल मनी तो एंटर नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये टाइटनेस मिली, आपको यहाँ दो कैंडल्स का जब कंफर्मेशन मिला, दिस वाज अ गुड पॉइंट टू एंटर, राइट। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट दिया स्टॉक ने, अगर आप एंट्री भी करते तो 14-15% की रैली थी, उसके बाद फॉल आया, उसके बाद स्टॉक फिर टाइट हुआ, एंड देन एक रैली दी, राइट। तो यहाँ पे अभी टाइटनेस लैक करता है स्टॉक। अगर आप पूछ रहे हो, आई एम सीइंग अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, अगर आप पूछ रहे हो कि रेडी है, आफ्टर अ कपल 2 या 3 मोर टाइट कैंडल्स द स्टॉक विल बी रेडी। अब अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे स्टॉक यही चीज मिस करता है, 2 या 3 डोजी कैंडल, या NR5 NR7 की कैंडल्स, 2-3, एज सून एज द स्टॉक हैज दैट, वो मूव के लिए रेडी हो जाएगा, ओके। यस, वारीज गेट नॉट गेटिंग टाइट नियर द रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली, अभी वो टाइट नहीं है बिल्कुल। हमें स्टॉक को तभी बाय करना है जब उसकी जो रेंज है ओवरऑल, लास्ट में जैसे ये स्विंग बना रहा है स्टॉक, राइट। जैसे अगर मैं एक बार ये डिलीट करता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ। अब जैसे अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए एक एरिया देख रहे हो, राइट, स्टॉक ने एक ये अपॉर्चुनिटी दी थी बाय करने की, एक ये अपॉर्चुनिटी दी थी, राइट। अगर आप यहाँ पे बाय करे हो, तो आप एक चीज यहाँ पे देखो कि स्टॉक क्या कर रहा है, जो रेंज है वो रेंज कितनी बना रहा है। 8% की यहाँ पे रेंज है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल रेंज जो थी स्टॉक की, वैसे तो ये मदर कैंडल थी, बट उसके आगे जो रेंज थी स्टॉक की, इट वाज ओनली 3 और 4%, 4%, राइट। तो दिस वाज अ गुड प्लेस टू बाय। टाइटनेस का मतलब ये है, आप थिंक ऑफ इट लाइक अ लॉजिक, टाइटनेस में स्टॉक की जो रेंज है, जो डिमांड सप्लाई है, वो टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, राइट। एंड आफ्टर अ बिग शिफ्ट इन अ स्टॉक, वन स्मॉल मूव विल पुश द स्टॉक अप, राइट। तो जरूरी नहीं है इन एवरी केस वो रेजिस्टेंस के पास ही टाइट हो, आप पहले भी एंट्री ले सकते हो। यस, रेजिस्टेंस के पास टाइट होना इज अ गुड पॉइंट, एंड आई वुड प्रेफर अ स्टॉक जो रेजिस्टेंस के पास टाइट हो रहा है, बिल्कुल। अगर आप प्रेफरेंस की बात कर रहे हो, तो यस, अगर दो सेटअप है मेरे पास और मुझे उनमें से चूज करना है, तो वो स्टॉक मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा जो रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा टाइट हो रहा है, बिकॉज मुझे वहाँ पे बहुत लो रिस्क एंट्री मिल जाएगी। यस, इफ इट इज़ फार फ्रॉम द रेजिस्टेंस, जैसे अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी जो रिस्क है वो उतना नहीं होगा, बिकॉज आई कैन सिंपली गो विद स्विंग लो, राइट। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड होगा। तो इन सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल वर्ड्स, बस ये समझ जाना है आपको कि स्टॉक आपको जब एकदम टाइट रेंज में मिल रहा है ना, इट इज द राइट टाइम टू बाय। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इन एनी सच केस छोटा ही होने वाला है, राइट। तो रेजिस्टेंस के एकदम पास हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा दूर हो तो भी आप खरीद सकते हो, ओके।
सो नाउ वी वर डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइटनेस। तो हम वही स्टॉक्स में काम करते हैं जिसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे और टाइटनेस होगी। मतलब जो कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी छोटी पतली कैंडल्स होंगी, NR5, NR7, इनसाइड बार, बुलिश डबल डोजी, ट्रिपल डोजी, ये सारी कैंडल्स होंगी। तो ये मेरी एंट्री ट्रिगर्स के लिए काम करती है, राइट। और मुझे क्या पता चलता है ये सब टाइट कैंडल्स से कि अब स्टॉक में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जो अब सप्लाई थी वो डेड हो गई है। नाउ वन बिग बाय ऑर्डर इज इनफ टू टेक द स्टॉक अप। ओके, चलो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइटनेस हमने ढूंढी, तो हमारे जो बहुत सारे सेटअप्स थे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेंगे अराउंड 15-20 सेटअप्स, राइट। तो इसके बाद हम वॉच लिस्ट बिल्डिंग करेंगे। अब वॉच लिस्ट बिल्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि आपको बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में देखना पड़ता है। फंडामेंटल फैक्टर मतलब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, स्टॉक के फंडामेंटल फैक्टर्स मतलब वो स्टॉक की मूविंग टेंडेंसी कैसी है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्टॉक का स्ट्रक्चर देखा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक मैप दे देता हूँ अभी तक आपने क्या क्या किया। पहले आपने ढूंढा स्टेज 2 के स्टॉक्स को, वो स्टॉक्स को जो सबसे हाईएस्ट मूव देने की टेंडेंसी रखते हैं। उसके बाद उसमें आपने ढूंढा एक प्रॉपर सेटअप, ठीक है। उसके बाद आपने सेटअप के अंदर ढूंढ लिया कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनेस। प्रॉपर सेटअप तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, मतलब उसमें सप्लाई भी ड्राई अप हो रही है और वो टाइट भी है, मतलब एकदम उसकी जो सप्लाई है वो पूरी खत्म हो गई है एंड स्टॉक इज ऑलमोस्ट रेडी टू मूव। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन टाइटनेस भी देख लिया। इसके बाद आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप्स मिल गए। अब आप स्टॉक के फंडामेंटल फैक्टर्स देखोगे, मतलब स्टॉक में चार्ट पे तो अच्छा है बट क्या वो मूव करने की टेंडेंसी रखता है, जो स्टॉक का डेटा है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मूव कर सकता है कि नहीं। बिकॉज एवरी स्टॉक कैन नॉट मूव इन द सेम वे, राइट। अगर आप कंपेयर करोगे एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी, अगर आप कंपेयर करोगे HDFC बैंक को एक छोटे से स्मॉल कैप स्टॉक के अगेंस्ट, 1000-2000 करोड़ के स्टॉक के अगेंस्ट में, तो बोथ विल हैव वेरी डिफरेंट नेचर्स, right? So that is why it is very important for you to eliminate those stocks जो on data wise मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, राइट। तो इसके लिए हम कुछ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यूज करेंगे विच विल बी आर वॉच लिस्ट बिल्डिंग फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया कौन से होते हैं? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि वो कंपनी छोटी होनी चाहिए, स्मॉल कैप होनी चाहिए, राइट। बिकॉज दीज कंपनीज मूव वेरी फास्ट, लो फ्री फ्लोट होना चाहिए उसमें, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर्स इन द मार्केट है वो कम होने चाहिए, तो उसमें मूव आएगा तो सडनली बहुत ज़्यादा डिमांड होगी एंड क्योंकि फ्लोट कम है उसमें जो मूव होगा वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा, राइट। हाई ADR मतलब स्टॉक का जो एवरेज डेली रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उन्हीं स्टॉक्स में काम करना है जो एटलीस्ट मूव तो करते हैं। अगर कोई स्टॉक 3% भी मूव नहीं कर पा रहा है इन लास्ट ऑन एन एवरेज, तो वहाँ पे हमारे लिए पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम एक्टिविटी, क्योंकि वॉल्यूम हमको कंफर्म करते हैं कि हमारे अलावा, मतलब रिटेल मनी के अलावा, सम इंस्टीट्यूशन और बिग मनी हैज एंटर्ड द स्टॉक। इसके बाद हम UD रेशियो से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि स्टॉक ज़्यादा दिन ऊपर जाता है देन डाउन। इसके बाद हम वी लुक फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ कि बेंचमार्क के अगेंस्ट में स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है या कम है, राइट। तो जैसे ही मुझे सारा कंफर्मेशन मिल जाता है मैं अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, राइट। बट दिस इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई सेड, क्योंकि इसको करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दैट इज वाई आई हैव ऑल्सो मेड अ सोल्यूशन फॉर यू, जिसमें मैंने आपके लिए ये स्क्रीनिंग डैशबोर्ड आपको सिखाया था लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से मैंने, कैसे आप बना सकते हो। हमने स्क्रीनिंग डैशबोर्ड बनाया था, राइट। एंड इवन बिफोर दिस सेशन मैं स्क्रीनिंग ही कर रहा था, मैं बैठ के स्टॉक्स ही ढूंढ रहा था। एंड लेट मी टेल यू, ये डैशबोर्ड आपका काम बहुत 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 आसान कर देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेटअप्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस डैशबोर्ड्स आर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, राइट। तो आप बिल्कुल ये रेफर करो, यूज करो एंड बहुत सारा आपका टाइम सेव हो जाएगा, राइट। अब लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज सच अ गुड स्ट्रक्चर। एक बेस बनाया है स्टॉक ने, उसके बाद कितना ज़्यादा टाइट हो गया एंड यहाँ पे आपको एक शेकआउट भी देखने को मिला, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होगा बट ये शेकआउट बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, राइट। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करो, लास्ट में ये सारे नेम्स कलेक्टिवली आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इतना सारा जो हमें टाइम लगता है चार्टिंग पे स्टॉक का नाम ढूंढो, फिर वहां पे उसको वॉच लिस्ट में लाओ, जाओ मैनुअली स्कैन करो। आई नो मैंने आपका ऑलरेडी टास्क बहुत ज़्यादा इजी कर दिया था, क्योंकि आप यहाँ पे कॉपी करके अगर पेस्ट भी करते हो तो वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है, बट स्टिल हम इसको और ज़्यादा इजी करते हैं
एंड इसीलिए आई एम आस्किंग यू या आई एम रिकमेंडिंग यू टू यूज दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपके पास सारे नाम, सारे स्टॉक्स के नाम राइट एट वन प्लेस होंगे, राइट। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये चीज़ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैनुअली हम लोग वॉच लिस्ट बिल्ड भी करते हैं, एक बार थियोरी हम फटाफट अपना थियोरी पार्ट का रिवीजन खत्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो स्कैनिंग के लिए, एंड स्कैनिंग करने के बाद आप कैसे सब कुछ ट्रेडिंग व्यू में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड ट्रेडिंग व्यू में एक्सपोर्ट करने के बाद आप कैसे सेटअप करके वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो हमारे इंडिकेटर को यूज़ करके कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सब जो हमें देखना है, वो डायरेक्टली आप हमारे इंडिकेटर को चार्ट पे लगा सकते हो, और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली चार्ट पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्टली देख लो कि स्टॉक का फ्लोट जो है, फ्री फ्लोट, वो 50% से कम है या नहीं। इस केस में 43% है, तो गुड इनफ, राइट। 52 वीक हाई से लो से डिस्टेंस देख लो, स्टॉक अपने 52 वीक हाई से एटलीस्ट 25% की रेंज में होना होना चाहिए, और 52 वीक लो से जितना ऊपर है उतना अच्छा है, बट मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। एवरेज रुपी वॉल्यूम देख लो कि एटलीस्ट स्टॉक में उतनी लिक्विडिटी तो है कि उसमें मैं अपना पैसा डाल सकूं। यूडी रेशियो देख लो, आरएस देख लो, ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस स्टेप में देखेंगे, और फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस हम पहुंच जाएंगे अपनी वॉच लिस्ट पे, हम पहुंच जाएंगे इस स्टेप पे, मतलब मेरे पास होंगे सिर्फ 5 या 6 स्टॉक आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर बिल्डिंग माई वॉच लिस्ट, जिसमें मुझे एंट्री लेनी है। अच्छा, मेरे पास 5 या 6 स्टॉक है, तो भी मैं सब में तो एंट्री ले नहीं सकता, राइट, बिकॉज मेरे पास तो कैपिटल लिमिटेड है, राइट। एंड मुझे भी स्टॉक में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे अपना पोजीशन साइज बड़ा बनाना पड़ेगा इफ़ आई एक्चुअली वांट टू मेक बिग मनी, राइट। 5% कैपिटल का डाल के अगर मैं 10% का भी अपसाइड पकड़ लेता हूँ, तो एक्चुअली मैं कुछ प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, राइट। तो आई स्टिल नीड टू डिप्लॉय मोर कैपिटल इफ आई वांट टू मेक मोर मनी, दैट इज व्हाई आई नीड लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स, एंड टू एब्सोल्युटली फाइनलाइज कि चलो ये एक सेटअप है जिसमें मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। हम वेट करेंगे एंट्री ट्रिगर का। अब एंट्री ट्रिगर कुछ भी हो सकता है आपके लिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप इन चारों एंट्री ट्रिगर में से एक या मल्टीपल यूज करो, साथ में यूज करो, बिकॉज दीज कैन बी यूज टुगेदर ऑल्सो। यूज करो बिकॉज दीज विल गिव यू द फाइनेस्ट एंट्रीज। देखो, चार ही तरीके हैं कोई भी ट्रेड में एंटर करने के, इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, ट्रेडिंग माई सिस्टम। सबसे पहले आप ट्रेड करो ओपन इज इक्वल टू लो। आपने जैसे वॉच लिस्ट बना ली, हमने एक वॉच लिस्ट बनाई, चलो ये वॉच लिस्ट बन गई। अब मुझे कल आइडेंटिफाई करना है कि मैं इनमें से कौन से स्टॉक में एंटर करूं। कैसे करेंगे ये? मैं वेट करूंगा, मैं 9 से 9:07 के बीच में ये वॉच लिस्ट को खोल के देखूंगा कि स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, कोई स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है या गैप अप डाउन हो रहा है, ठीक है, आपके पास 7 मिनट का टाइम है, उस टाइम पे देख लो वॉच लिस्ट को। ठीक है, नाउ आफ्टर 9:15 एज सून एज मार्केट ओपन्स, आप अपने स्टॉक्स को देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब वॉच लिस्ट में ये चीज देखो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ओपन इज इक्वल टू लो। आपको ये चीज या तो चार्ट पे डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी, सारे स्टॉक्स के चार्ट देखते रहो, ऐसे ही अपनी स्क्रीन पे चेक करते रहो, ओपन इज इक्वल टू लो मिल रहा है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट देखो, 10 से 15 मिनट आपको ओपन इज इक्वल टू लो मिल रहा है, बिंदास एंट्री ले लो। ठीक है, आप सेम डे लो को स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। चलो अभी मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करता, इट विल जस्ट मेक द डिस्कशन मोर कंफ्यूजिंग। अभी आप सिर्फ एंट्री पॉइंट सीखो, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग विच इज एंट्री। मैं कैसे एंटर करूं कल इनमें 10 में से एक स्टॉक? उसके लिए सबसे पहला तरीका, सुबह 9 से 9:07 के बीच में वॉच लिस्ट देखो, पता चल जाएगा कौन से स्टॉक गैप अप गैप डाउन खुल रहे हैं। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप खुल रहा है तो अवॉइड कर दो, अगर स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज ही खुल रहा है एंड वहां से आप देख रहे हो ओपन इज इक्वल टू लो दिया हुआ है स्टॉक ने फॉर 10 मिनट्स, मतलब 9:15 पे मार्केट खुला, 9:25 9:30 तक आप देख रहे हो कि ओपन इज इक्वल टू लो इंटैक्ट है, दैट इज अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री क्राइटेरिया। अभी स्टॉप लॉस भूल जाओ, स्टॉप लॉस बाद में बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्राइटेरिया इज पिवट ब्रेक। अब बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स इतने टाइम से साइडवेज होते हैं कि हमको पता ही नहीं होता है कि व्हेन दे विल ब्रेक आउट, राइट। अब जैसे ये वाला ही स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, लॉयड मेटल, इतने टाइम से साइडवेज था कि इट वाज वेरी टफ टू टेल कि ये कब ब्रेकआउट करेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी टाइट कैंडल्स हैं, आप देख पा रहे हो ना, ये बेस तो बना दिया है स्टॉक ने, परफेक्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन है वो भी क्लियर है, एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी क्लियर है, ये थर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी क्लियर है, एंड यहाँ पे जो टाइटनेस है वो भी क्लियर है, राइट। ये सब चीजें हमको दिख रही हैं, बट इसमें हम एंट्री अपनी टाइम कैसे करें, क्योंकि इतनी सारी टाइट कैंडल्स हैं। तो आप अगर
जैसे पूरे टाइम मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पैसिव ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या करो, आप अपने पिवट्स मार्क कर दो। अब जैसे ये वाले सेटअप में आपको पता है कि बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है पिवट। पिवट मतलब क्या? पिवट फैंसी वर्ड है फॉर रेजिस्टेंस, राइट? तो आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। और ये तो आई एम वेरी श्योर कि मेरा कोई व्यूअर है उसको रेजिस्टेंस मार्क करना तो बहुत अच्छे से आता है। तो आप यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस मार्क कर दो। कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है? ये दिख रही है मुझे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल का ऑलमोस्ट हाई, राइट? अब पिवट टेक्निकली तो ये पॉइंट हुआ जो हाई है इस कैंडल का, वो पिवट होना चाहिए। बट आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप देखो कि कौन सा वो पॉइंट है जो तीन चार कैंडल्स को टच कर रहा है, दैट कैन बी अ वेरी बेटर पिवट फॉर दैट मैटर, राइट? तो मैंने ये पॉइंट को मार्क कर लिया, एंड जब ये पॉइंट ब्रेक हो रहा है, इस पर ट्रिगर मेरा मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है? मैंने ये लाइन पे, जैसे यही प्राइस पे, प्राइस पे भी मैं बताता हूँ एग्जैक्ट, 1375, ठीक है? तो 1375 पे मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रिगर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अभी रिप्ले मोड में है तो नहीं प्लेस होगा, बट आप जस्ट अपना कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है तो डायरेक्टली आप अपना कोई भी जो ट्रेडिंग ऐप यूज करते हो उस पर ट्रिगर लगा दो इस प्राइस पे। जैसे ही ट्रिगर आपका प्लेस होता है या ट्रिगर आपका बचता है, आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर एंट्री। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है? तीसरा तरीका अपना एंट्री प्लान करने का इज एंटिसिपेशन एंट्री। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप अच्छा सेटअप देखते हो, राइट? जैसे अब मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे ये सेटअप में ऑलमोस्ट यहाँ पे कप बना हुआ है, राइट? ये टेक्निकल वीसीपी वगैरह नहीं है, ये सिंपल कप है, राइट? मैं एक बार कप एंड हैंडल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ तो सबको समझ में आ जाएगा। आप ये कब देख पा रहे हो, राइट? आप इसको उस सेंस में कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो कि ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे स्टॉक टाइट हो रहा है, राइट? यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका जो हैंडल है वो बना लेते हैं, ठीक है? तो हैंडल बन गया, राइट? एंड हैंडल में आप टाइटनेस लोकेट कर पा रहे हो, राइट? देयर इज सम काइंड ऑफ टाइटनेस, और एक दो दिन टाइट हो जाएगा स्टॉक तो इट विल बी एन एक्सेलेंट एंट्री पॉइंट। बट स्टिल आपको ये सेटअप पसंद आ रहा है ना? अगर पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे एंटिसिपेशन एंट्री ले सकते हो। एंटिसिपेशन एंट्री क्या होता है? एंटिसिपेशन एंट्री मतलब इफ यू आर लाइकिंग इट तो आप अपना पहले तो स्टॉप लॉस मार्क कर लो, जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया तो डोंट वरी। आप अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करो, मेक श्योर वो छोटा सा हो, ठीक है? और वहां पे आप अपनी एंट्री डायरेक्टली ले सकते हो। दैट इज एंटिसिपेशन एंट्री। एंड एंटिसिपेशन एंट्री भी ले सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, या आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, यू हैव बीन यूजिंग दिस ट्रेडिंग स्टाइल फॉर सम टाइम। इसके बाद जो चौथा ट्रेडिंग या एंट्री स्टाइल है, ये है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अच्छा, अब ये दो जो स्टाइल्स मैंने आपको बताया ना, ये दोनों स्टाइल्स आप ट्रैक कर सकते हो इन दी मॉर्निंग इटसेल्फ। पहले सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है ना, 9:15 से 9:30 इज दी वेरी गुड टाइम टू चेक दीज बोथ। आप अपनी वॉच लिस्ट खोलो। मैंने आपको ओपन इज इक्वल टू लो बता दिया क्या होता है, कि आप देखो अब कौन सा वो स्टॉक है जिसका ओपन और लो सेम है। ये पहला तरीका, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मतलब क्या करो, अब जैसे आपको इसमें एंट्री लेनी है कल, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, सुबह वेट करो, पहले तो 9 से 9:07 के बीच में ट्रैक करो स्टॉक को। 9:15 पे स्टॉक ओपन हो जाएगा, राइट? एंड स्टॉक में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक कैंडल बनने दो, ठीक है? गो ऑन दी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, लेट दी स्टॉक मेक वन कैंडल। अब स्टॉक ने एक कैंडल बनाई, ठीक है? अब क्या किया स्टॉक ने, वो कैंडल में ना स्टॉक एक रेंज एस्टैब्लिश कर देता है। ये बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब इंडेक्स में तो पूरी दुनिया यूज करती है। ORB इसको हम बोलते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या बोलता है, स्टॉक अपनी फर्स्ट कैंडल में एक बड़ी सी रेंज बना देता है, ठीक है? और ये रेंज क्या होती है, ये रेंज क्योंकि मार्केट खुलता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होता है, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है मार्केट में, वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो स्टॉक अपनी एक रेंज बना देगा, राइट? लेट्स से स्टॉक ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई और उससे स्टॉक ने एक रेंज एस्टैब्लिश कर दी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये रेंज का हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है? आपको लो से तो कोई मतलब नहीं है तो लो हटा दो एक बार, ठीक है? आपने हाई मार्क कर लिया। इसके बाद आपको वेट करना है स्टॉक का ये हाई को ब्रेक करने का, ठीक है? स्टॉक साइडवेज, लेट से थोड़ा साइडवेज एंड स्टॉक ये हाई ब्रेक करता है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अगर स्टॉक यहाँ से हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड पे स्टार्ट हो जाता है, राइट? ये इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक है। मैं ज़्यादा इंट्राडे करता नहीं हूँ तो उसके बारे में बात भी मैं कम करता हूँ, बट
दिस विल जस्ट गिव यू एन एज कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास 5 6 7 नाम है, उसमें से कौन सा स्टॉक आज ही मूव दे देगा, उसके लिए क्या करो, अपने 5 6 स्टॉक्स हैं जो भी साइडवेज खुले हैं, मतलब जो यहीं पे खुले हैं, उनमें ओआरबी ड्रॉ कर लो और वहां पे देख लो कि कौन सा स्टॉक ब्रेक कर रहा है आपका ओआरबी का हाई, जो ब्रेक कर रहा है उसमें आप एंट्री ले लो, बिकॉज दैट इज रेडी टू मूव। एंड एज अ स्विंग ट्रेडर देखो, दो ही चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आर ऑब्वियसली मनी, हमारा पैसा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल हमें रिस्क बहुत ज्यादा अकाउंटेबल वे में लेना है। एंड दूसरी चीज जो हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर टाइम, right? Because every time your stock is not moving, your money is stuck in a stock which is not moving, your money is getting wasted, राइट? तो अगर आपका पैसा यूज नहीं हो रहा, अगर आपका पैसा आपको और पैसा नहीं बना के दे रहा है एज अ ट्रेडर, तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर कैपिटल प्रॉपरली, राइट? तो एज अ ट्रेडर फर्स्ट एंड द utmost responsibility is to utilize your capital properly, right? So that is why you should enter the stock that are ready to move, मतलब आप एंट्री लो और उनमें मूव आ जाए, राइट? सो दीज ऑल दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू विद दैट। बहुत लोग मुझे पूछते थे, देखो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक या डिफरेंट नहीं है, बट बहुत सारे लोग मुझसे पहले पूछते थे कि सर आप कैसे एंट्री करते हो, मतलब बहुत बार आप की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप जो स्टॉक बोलते हो उसमें मूव आ ही जाता है। बहुत लोग पूछते थे मुझसे, एंड आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज वन ऑफ दीज फोर थिंग्स, क्योंकि आई वाज व्हेनेवर आई यूज्ड टू शेयर एनी ऑफ द ट्रेड्स ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि उसमें कोई ना कोई कंफर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं स्टॉक का नाम शेयर कर रहा हूँ तो आई विल वांट दैट स्टॉक टू मूव इमीडिएटली, राइट? सो दैट इज व्हाई उसमें अगर मुझे एंट्री ट्रिगर मिल रहा है तभी आई यूज टू शेयर, राइट? ये चीज आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जिसमें इमीडिएटली मूव आ जाए, मोमेंटम आ जाए, आप एंट्री करो, तो गो विद एनी वन ऑफ दीज फोर टेक्निक्स। ओके, चलो। सो नाउ ये सब मैंने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था, है ना? ये मैंने आपको एक पूरा समरी दे दिया, अभी मैं आपके साथ ये सब प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे सब करके भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, बट मुझे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे इन सब चीज़ों को लेके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बट ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को आना ज़रूरी है, राइट? एंड दीज थिंग्स गेट ओवरलुक्ड ऑफन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल किया, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट जो एंट्री के रिलेटेड हैं बट दे ऑफन गेट ओवरलुक्ड, उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ बिफोर मूविंग टू द एग्जिट पार्ट, ठीक है? स्टेप वन के लिए स्टेज टू का स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। देखो, स्टेज टू का स्क्रीनर आपको चाहिए तो मेरे पास होगा, स्मार्ट मनी का स्क्रीनर है ना, उसके अंदर भी आप देख सकते हो मिनर विनी का, तो उसमें आपको स्टेज टू के स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है? करेक्ट। सो नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द स्टॉप लॉस। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगा कैसे एग्जैक्टली exactly एक वॉच लिस्ट बनाते हैं प्रैक्टिकली करके, बट लेट मी सेट ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं आपको स्टॉप लॉस लगाने का बेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है? अभी मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें सिखा दूं, देखो स्टॉप लॉस लगाने के देयर आर 10,000 वेज, राइट? बट वो मेरा जॉब नहीं है, मेरा जॉब है आपको एक ऐसा सिस्टम देना, एक ऐसा वर्केबल काम करता हुआ सिस्टम देना जिसमें 50 चीजें नहीं हो, जिसमें एक या दो ही चीजें हों, बट दे आर वर्किंग फ्लॉलेसली, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन। मैं आपको बताता हूँ द बेस्ट पॉसिबल वे टू थिंक अबाउट अ स्टॉप लॉस, एंड आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हो, ट्रस्ट में। ओके, चलो। तो देखो, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक 4 पॉइंट स्टॉप लॉस सिस्टम, एंड इट इज एक्सेलेंट सिस्टम जो आपको हेल्प करेगा एक राइट स्टॉप लॉस रखने का एवरी सिंगल टाइम। देखो, हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज टेक्निकल स्टॉप लॉस, मतलब जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना किसी भी स्टॉक में जिसमें हम एंट्री ले रहे हैं, जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा, फर्स्ट फैक्टर होगा, वो होगा टेक्निकल्स, ठीक है? वो टेक्निकल्स क्या होते हैं? वो टेक्निकल हो सकता है डे लो, वो हो सकता है पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, वो हो सकता है स्विंग लो, वो हो सकता है मूविंग एवरेज लो। अब जैसे एक एग्जांपल से ही बात करते हैं इसके बारे में, डेली टाइम फ्रेम पे यही वाले स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास चार फैक्टर्स होते हैं, मतलब मैं स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं चार चीजों पे ध्यान दूंगा। कौन सी वो चार चीजें? पहला टेक्निकल, मतलब टेक्निकली स्टॉक का स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है।
टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, आप डे लो पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो, ये डे लो हो गया है ना। आप और कहाँ रख सकते हो, आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख सकते हो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो हो गया ये। आप इस स्टॉक में और कहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो, स्विंग लो, स्विंग लो क्या हो गया, स्विंग लो हो गया ये वाला जो स्विंग है इसका लो, मतलब ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस डे लो, राइट। और चौथा हो गया मूविंग एवरेज लो। मूविंग एवरेज लो क्या, अब इसके लिए मूविंग एवरेज अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज अप्लाई किए हैं, राइट। 3 मूविंग एवरेज कौन से हैं, जो मूविंग एवरेज कैंडल्स को टच करके चल रहा है, एकदम टच करके चल रहा है, वो है 9 का मूविंग एवरेज। जो थोड़ा सा दूर है, मतलब ऑरेंज कलर का है, वो है 21 का। और जो ब्लू कलर का है वो है 50 डे मूविंग एवरेज, समझे। तो ये जो ब्लू कलर में है ये 50 है, ये 9 है जो सबसे पास है कैंडल को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो स्टॉक अभी 9 के तो नीचे ही है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो विद द 21 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी है। तो मैं या तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है ये स्टॉप लॉस लगाने के अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। हम सब इस्तेमाल करते हैं अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन आ गए यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। अब आप जाओगे अफोर्डेबिलिटी की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आपने 4 स्टॉप लॉस निकाल तो लिए, बट आप इनमें से कौन सा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, आपकी जो पॉकेट है, आप कौन सा रिस्क, मतलब इसमें हर स्टॉप लॉस पे आपका अलग अलग पैसा जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका 100 रुपए का लॉस हो सकता है, यहाँ पे 500 का हो सकता है, यहाँ पे 1000 का हो सकता है। तो आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो इन चारों में से स्टॉप लॉस, दैट इज द पॉइंट नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ नटशेल अगर मैं पब्लिक एडवाइस देना चाहूँ ना, आप सबको एडवाइस देना चाहूँ क्लास में, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हर रिस्क में अपना ट्रेड 0.5% रखो। हर रिस्क में, नीदर हायर नीदर लेस, कंसिस्टेंट रिस्क अक्रॉस ऑल योर ट्रेड्स। अभी मैं और डिटेल में बात करूंगा इस चीज के बारे में थोड़ी देर में। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो देखना है टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। अब आप कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, मैंने आपको यही बोला कि एज अ स्विंग ट्रेडर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा, आपका टाइम। तो टाइम भी आपको सेव करके चलना है। तो अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो और वो स्टॉक मूव नहीं करता है 5 दिन तक, तो आप वहां पे उस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 5 दिन का एवरेज लेके चलो कि एक हफ्ते में अगर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इन 5 डेज, इन 1 वीक, इफ द स्टॉक इज नॉट मूविंग, एक वीकली कैंडल हो गई बट स्टॉक में मूव नहीं आया, तो मैं वहां पे उस स्टॉक से निकल जाऊंगा। आपको एक वीकली कैंडल से ज्यादा वेट नहीं करना है इन अ स्टॉक टू मूव। ओके, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्विंग ट्रेडर। इसके बाद चौथा जो स्टॉप लॉस है दैट इज ट्रेलिंग। अब ये सारे स्टॉप लॉस आपने रख लिए, ठीक है, आपको एक लेवल मिल गया, लेट्स से आफ्टर डूइंग दीज 3 स्टेप्स, आफ्टर फॉलोइंग दीज टू, आपको अपना इन चारों में से एक स्टॉप लॉस मिल गया। लेट्स से आपने ये डिसाइड किया कि मैं स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, ये वाला जो स्विंग लो आपने मार्क किया, आपने उसको ही अपना स्टॉप लॉस रख लिया क्योंकि वो प्रीवियस डे लो जितना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस भी यूज किया, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर में। आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लिया, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रख लिया। अब आपको जैसे ये स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम क्रीम आउट ऑफ एनी स्टॉक, यू हैव टू ट्रेल इट। आप ट्रेल नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू कैच बिग रैलीज। तो वहां पे ट्रेलिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दिस इज द नंबर 1 थिंग आई नो यू ऑल स्ट्रगल विद, आपको ट्रेल करना नहीं आता है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ट्रेल भी कैसे करते हैं अपने ट्रेड, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल रूल शेयर करता हूँ स्टॉप लॉस के। उसके बाद मैं डिटेल में बात करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी और अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस के बारे में भी, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट रूल है स्टॉप लॉस के जो सबको फॉलो करने हैं, और आप नहीं फॉलो करोगे यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। एंड एनी वन हुज वॉचिंग दिस सेशन, आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, तो नंबर 1 रूल पढ़ लो, इफ द स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड एग्जिट इमीजिएटली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये चीज मैंने हजारों बार बोली होगी अभी तक, बट दिस इज द 1001th टाइम आई एम सेइंग दिस। मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कोई भी टेक्निक यूज कर लो, कोई भी एल्गो यूज कर लो, कोई भी चीज यूज कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मनी
आउट ऑफ द मार्केट। और ये बोल्ड में लिख लो, ये कहीं पे लिख लो जहां पे आप ट्रेड करने बैठते हो और आप ये चीज बार बार देख सको, इफ आई डोंट कीप अ स्टॉप लॉस आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। मुझे, देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे काफी साल हो गए मार्केट में, मैं भी अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, इवन आई एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। देखो, एज अ ट्रेडर आपका जो एज होता है ना, वो आपकी एक्यूरेसी नहीं होता है। मेरा एज आज, बहुत सारे लोग हैं इस कम्युनिटी में, बहुत सारे मेरे से भी अच्छे ट्रेडर्स होंगे, राइट, बट थिंग दैट सेट्स मी अपार्ट विच आई बिलीव पर्सनली इज द नंबर वन हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग एवरी स्टॉप लॉस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एक्यूरेसी मेरे से ज्यादा हो सकती है, बट आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, तो इवन आफ्टर हैविंग 80% एक्यूरेसी, जो वो 20% स्टॉक्स होंगे ना जो शायद आप गलत प्रेडिक्ट करोगे, वो 20%, वो 80% का पूरा प्रॉफिट खा जाएंगे, नो मैटर हाउ फाइन ऑफ अ ट्रेडर यू आर। ठीक है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप 10 में से 9 ट्रेड भी सही करते हो ना, तो वो एक ट्रेड जिसमें आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो, वो 9 ट्रेड का प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसको बोल्ड लेटर में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। इफ यू वांट टू स्टे इन दिस मार्केट, इफ यू वांट टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट टू मेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई ईगो हर्ट होने वाली बात नहीं है, उसमें कोई अपने आप को डीमोरलाइज करने वाली बात नहीं है। इवन द फाइनेस्ट ऑफ फाइन ट्रेडर्स हैव keep stop loss and get their stop loss triggered a lot of times। तो एज अ रिटेल ट्रेडर अगर आप नहीं रख रहे हो स्टॉप लॉस, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, यू कैन नॉट सर्वाइव हियर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसीलिए मेरे को इतना ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है इस पॉइंट पे हर बार। नेक्स्ट, वी ट्रेड कॉन्ट्रैक्शंस वेयर प्राइस इज टाइट, सो स्टॉप लॉस टेल्स अस हु इज टेकन ओवर, बायर्स और सेलर्स। देखो, हम ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, मैंने आपको यहाँ पे बताया, हम ट्रेड करते हैं वो स्टॉक्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन इज विजिबल एंड टाइटनेस होती है। तो टाइटनेस के टाइम पे क्या होता है, टाइटनेस के टाइम पे ना स्टॉक में जो डिमांड और सप्लाई है वो कंप्लीटली डेड हो जाती है। तो हमारे लिए ये जानना कि हु इज गोइंग टू टेक ओवर, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब डिमांड इज टेक ऑन ओवर, राइट, अगर स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है इसका मतलब डिमांड इज टेक ऑन ओवर, बट अगर स्टॉक नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसका मतलब है सप्लाई हैज टेकन ओवर। एंड इन बोथ केसेस आई हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अगर नीचे सप्लाई हैज टेकन ओवर एंड मैंने इन केस एंटिसिपेशन एंट्री ले ली है, तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा, राइट। तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई डेड है, एंड जो पहला लैंड करेगा बुल या बेयर, उसकी डायरेक्शन में स्टॉक मूव करने लगेगा, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर कि अगर स्टॉक में आ रहा है एक फॉल भी, तो वहां पे आप निकल जाओ। ओके, so this was the point number 2. Point number 3, minimum distance from stop loss to entry point should be 2x of ADR of this stock। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ना बहुत नैरो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बहुत नैरो मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस केस में अभी स्टॉक का प्राइस है 1102। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस का लेंथ कितना होगा, लेटेस्ट चेक। यहाँ पे इस टूल से हम चेक कर सकते हैं, मेरा स्टॉप लॉस होगा 3.2% का। ठीक है, एंड अपसाइड अभी मैं, मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं सिर्फ स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में 3.2% का स्टॉप लॉस चलेगा क्या? देखो, यहाँ पे प्रीवियस डे लो और पिवट लो तो है टू सपोर्ट मी। Average distance from stop loss to the entry point should be 2x of the ADR of the stock। अब देखो यहाँ पे इस केस में स्टॉक का जो ADR है वो 4.5 है, राइट। तो ऐसे केस में स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल आपको पता चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग इन आर केस अगर हमें ट्रेड करना है स्टॉक में। बट अगर इस केस में अगर मैं 2x ऑफ द एडीआर रखूंगा तो 9% हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि आपको मैक्सिमम 6-7% तक ही जाना है, यू डोंट हैव टू एक्सटेंड इट टू 9-10-11-12%। बड़ा स्टॉप लॉस रखना इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हम क्यों 2x एडीआर बोल रहे हैं? हम इसीलिए बोल रहे हैं 2x एडीआर बिकॉज अगर कोई स्टॉक में स्लाइड वोलेटिलिटी है, ठीक है, तो अगर उसकी डेली रेंज ही 3% 4% की है, तो वो स्टॉप लॉस तो एनीवे हिट हो जाएगा, वोलेटिलिटी में हिट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो ऐसे केस में देयर विल बी लेसर चांसेस फॉर द स्टॉप लॉस टू ट्रिगर। तो ऐसे केस में अब जरूरी नहीं है आप इसको 9% तक रखो, बट यहाँ पे आप इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो बिलो दिस मूविंग एवरेज। तो 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर आप रख रहे हो, तो ऐसे केस में आपका स्टॉप लॉस 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया,
आपका जो एवरेज रिस्क है वो 4.7% ही रहा। एंड आपके जो एडीआर है जो हमारा 4.5% है स्टॉक का, 4.5%, तो उसमें भी देयर विल बी लेस चांसेस फॉर योर स्टॉप लॉस टू बी हिट बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एडीआर का आइडिया होना चाहिए। अब हर केस में जरूरी नहीं कोई स्टॉक का एडीआर 5 साढ़े 5% है तो आप उसमें 11 12% का स्टॉप लॉस लो। नॉट लाइक दैट, मैक्सिमम 6 7 ही लेना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये स्टॉक एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। क्योंकि अगर वॉलेटाइल है तो जैसे इस केस में हमने पहले अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट किया ना बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। तो ये चीज आपको भी करनी है, नहीं तो बहुत बार अच्छे अच्छे सेटअप्स आप आइडेंटिफाई करोगे बट बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी आप किक आउट हो जाओगे। फाइन। So now let us come to the next point, which is account level stop loss or total open risk should not exceed 10% of total capital। ये चीज मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको पीसफुली सोना है या आपको कोई फिक्र नहीं करनी है लाइफ में कि मार्केट अगर कल क्रैश भी हो जाएगा, यू स्टे इन कंट्रोल, is by knowing your TOR, which stands for total open risk। टोटल ओपन रिस्क क्या होता है? बहुत सिंपल है इन लेमन लैंग्वेज। टोटल ओपन रिस्क मतलब आपके पास अगर 5 स्टॉक हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप सब में अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करो। जैसे आपने हर स्टॉक में 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और आपके पास 5 स्टॉक हैं, राइट? तो ऐसे केस में 500 × 5 मतलब 2500 रुपीज आपका टोटल ओपन रिस्क होगा। राइट, वेरी सिंपल। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं आप उनके सब सब स्टॉक्स का जो रिस्क है, राइट, वो ऐड करोगे एंड जो टोटल आएगा वो होगा आपका टोटल ओपन रिस्क। एंड ये कैलकुलेशन खुद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट यूजिंग द जर्नल दैट आई ऑलरेडी गिवन विद यू, ये चीज़ बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाती है, राइट? तो आपको एट एवरी सिंगल टाइम पता होना चाहिए कि अगर कल मार्केट बर्बाद भी हो जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम मनी आई कैन लूज। एंड ये पता होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज, एंड ये 10% ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बिकॉज बिगर ड्रॉडाउन्स आर इम्पॉसिबल टू रिकवर। अगर आप मेजर चंक ऑफ योर कैपिटल लॉस कर देते हो तो उसको रिकवर करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके पास बहुत कम कैपिटल बचा होता है। वेरी इजी वे टू एक्सप्लेन इट इज दैट, लेट्स से आपने कोई स्टॉक में 1 लाख रुपए डाला, ठीक है? वो स्टॉक वहां से 50% गिर गया, तो आपका जो 1 लाख है वो 50,000 रह गया, ठीक है? अब वहां से अगर उस स्टॉक को वापस से आपके जो 50,000 बचा है उसको 1 लाख बनाना है तो उसको 50% रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी वहां से 100% रिकवरी। तो अ 50% लॉस टेक्स 100% फॉर ब्रेक इवन। यही सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल है जो आपको बड़े लॉसेस के केस में कभी भी रिकवरी करने नहीं देगा। दैट इज वाई यू ऑलवेज हैव टू कैप योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, बिकॉज अगर आपके पास कैपिटल है आप गेम में बने रहोगे, अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आपको और कैपिटल डालना पड़ेगा, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, राइट? तो वो कोई नहीं करना चाहता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप लूज कर रहे हो ओनली 10% ऑफ योर कैपिटल। यही चीज इस डायग्राम में दिखाई है कि 20% लॉस जो होता है उसको रिकवर करने के लिए हमें 25% का गेन करना पड़ता है। 40% का लॉस जो होता है उसको रिकवर करने के लिए 67% का गेन। 50% का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 50% के लॉस को रिकवर करने के लिए 100% गेन करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप 80%, इफ यू एंड अप लूजिंग 80% ऑफ योर मनी, तो वहां से आपको 400% गेन करना पड़ेगा जस्ट टू रीच द ब्रेक इवन। अगर आपने 90% लॉस कर दिया अपने कैपिटल का, ठीक है, मतलब आपने 1 लाख से स्टार्ट किया था, आपके पास सिर्फ अब 10,000 बचे हैं, तो अब आपको वापस 1 लाख पे पहुंचना है तो आपको 900% रिटर्न बनाना पड़ेगा अपने कैपिटल पे, राइट? दैट इज वाई bigger drawdowns are impossible to recover anything। 10 15% कैन बी रिकवर्ड। 10 15% तक अगर आप लूज करो वो रिकवर कर सकते हो। 10% का जो लॉस है 11% आपको बनाना है रिकवर करने के लिए। ये चीज अचीवेबल है, डुएबल है। 20% पे डिफिकल्ट हो जाता है, 30% पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इसके आगे पूरा इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट? दैट इज वाई ऑलवेज कीप योर TOR, टोटल ओपन रिस्क, इन कंट्रोल, सो यू आर इन कंट्रोल ऑफ हाउ मच मनी यू आर लूजिंग। ओके, देखो आई एम श्योर आप जो स्टॉप लॉस लगाने के फंडामेंटल रूल्स हैं वो सब समझ गए हो। 4 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, 4 फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं वाइल अप्लाइंग एनी स्टॉप लॉस। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस के बारे में।
आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया चार्ट पे। इन चारों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द टेक्निकल स्टॉप लॉस। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या आप वो स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड वो कैसे आप करोगे, आप वो करोगे बाय यूजिंग दिस पोजीशन साइजिंग टेबल। अब देखो, आपको पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन दी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा आपको बनाना है ना, तो वो अपना पोर्टफोलियो 50 या 100 स्टॉक्स में डाल के नहीं बनेगा। आपको कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन दी स्टॉक मार्केट। आपको अपना 20% 25% कैपिटल एक स्टॉक में डालना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। नहीं तो 15-17% बनाना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो। एंड देखो, बहुत सारे लोग करते भी हैं, दे कीप 50-60 स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो। एंड अगर आप एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो भी आपको उसमें इतने स्टॉक्स मिलेंगे, 50, 60, 100, 150 स्टॉक मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हम म्यूचुअल फंड नहीं चला रहे हैं। जितनी पोजीशन बढ़ाते जाएंगे, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होता जाएगा तो जो हमारा रिटर्न है वो बेंचमार्क जितना ही बनेगा, मतलब 15-16% ही बनेगा अगर आप 20-25 स्टॉक से ज़्यादा बाय करते हो। तो ऐसे केस में आपको पोजीशन साइज का ध्यान रखना है, बिकॉज योर आउटकम विल डिपेंड ऑन दी पोजीशन साइज, ठीक है। हो सकता है आप 200% की रैली स्टॉक किसी भी स्टॉक में कैच कर लो, बट व्हाट्स द पॉइंट अगर आपने उसमें सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, राइट। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कैचिंग 200-400% रैलीज, राइट। तो रिटर्न्स आर ओवर रेटेड। पूरी दुनिया रिटर्न 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 का गाना गाती रहती है, 100% रिटर्न, 100% रैली, 150% रैली, एवरी वन टॉक्स अबाउट इट, बट नो वन टॉक्स अबाउट पोजिशन साइजिंग कि भाई स्टॉक ने 100% की रैली दी, बट आपने कितना कैपिटल डाला था उस स्टॉक में, राइट। बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिफाइन कि पैसा बना या नहीं बना, राइट। दैट इज वाई यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन पोजीशन साइजिंग। हमेशा मैंने आपको बताया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोजीशन साइज इन दिस मार्केट। आप इन 5 में से किसी भी एक तरीके की पोजीशन बना सकते हो या अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे पायलट बन जाएगी माइनर, आप पिरामिड करोगे ना तो माइनर बन जाएगी स्मॉल, बहुत बार माइनर को डायरेक्टली आप लार्ज भी बना सकते हो, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप यूजुअली पोजीशन स्टार्ट करते हो पायलट से, माइनर से या स्मॉल से भी। इन सम वेरी लेस इंस्टेंसेस यू कैन स्टार्ट अ पोजीशन, बट दिस इज हाउ डिफरेंट पोजीशंस लुक लाइक, राइट। यहाँ पे परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि इफ योर कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, यू आर गोइंग टू पुट 5,000 इन वन स्टॉक। अगर आप स्मॉल पोजीशन की बात कर रहे हो तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, आप 15,000 डालोगे एक स्टॉक में, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, देखो 2-3 तरीके हैं, यही चीज मैंने आपको बताई कि आप पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिर्फ 5,000 डालो, ठीक है। फिर उसमें और 10,000 डाल दो तो वो आपकी पायलट बन जाएगी स्मॉल, राइट। तो आप अपनी पोजीशंस को ऐसे भी अपग्रेड कर सकते हो कि स्टार्ट स्मॉल एंड देन इंक्रीज द साइज ऑफ द पोजीशन, उसको पिरामिड करो और बड़ा बना लो, उसमें स्टॉक में एक्सपोजर बढ़ा लो, ठीक है, जैसे जैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली स्टार्ट करो पायलट पे, माइनर पे, स्मॉल पे। हम लोग अपनी कोई भी पोजीशन मीडियम या लार्ज से नहीं स्टार्ट करते। इन वेरी रेयर केसेस यू कैन स्टार्ट, मतलब साल में 2-3 या 1-2 पोजीशन आपको मीडियम या लार्ज स्टार्ट करनी है विद 2-3-4% स्टॉप लॉस, यू कैन। नहीं तो आपको कोई भी पोजीशन इनसे स्टार्ट नहीं करनी है, नो, बिग नो। यू डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ लार्ज और मीडियम पोजीशन फ्रेश, ठीक है। अगर माइनर पोजीशन है उसमें प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो आप उसको स्केल कर लो मीडियम में या लार्ज में, बट नेवर स्टार्ट दिस पोजीशन एज अ फ्रेश ट्रेड, ओके। चलो अब मैं आपको इसका रीजन भी समझाता हूँ क्यों मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ कि यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, ये 5 तरीके की पोजीशन है जो मैंने आपको बताई, पायलट, माइनर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो ये सब पोजीशन साइज है कि 5% पायलट पोजीशन, मतलब अगर मैं 1 लाख का कैपिटल है, 5,000 रुपए एक ट्रेड में डाल रहा हूँ, समझे। यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लिखे हैं, मतलब मैं 5,000 रुपए डाल रहा हूँ वो स्टॉक में, मेरा स्टॉप लॉस, जैसे मैंने 100 रुपए पे एंट्री की तो मेरा स्टॉप लॉस 4% का है, मतलब मैंने 96 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है ऊपर वाली साइड पे 4%, 5%, 6% की, मैंने यहाँ पे इतने इतने का स्टॉप लॉस लिया हुआ है, 4% का स्टॉप लॉस लिया, 100 पे एंट्री ली, 96 पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे 100 पे एंट्री ली, 95 पे स्टॉप लॉस लगाया, राइट। ऐसे ही मैंने इसको 11 तक लिखा है। जैसे इन इन लास्ट केस
अगर मैंने 100 पे एंट्री ली तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया 99 पे, क्योंकि 11% का स्टॉप लॉस है। समझे? तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये नंबर मुझे बता रहा है कि एट अ 5% पोजीशन विद a 4% stop loss, I will lose 0.20% ऑफ माई कैपिटल। मतलब अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं इस केस में 200 रुपए का लॉस करूंगा। समझे? मतलब आप अगर 10% कैपिटल डाल रहे हो, मतलब अगर आप स्टॉक में 10,000 डाल रहे हो, ठीक है, और 4% का स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो आप 400 लूज करोगे। राइट? ये बेसिक मैथ्स है, ये कुछ बहुत, मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक मैथ्स है ये। 15%, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ तो शायद और बेटर आए। चलो ये 20% समझाता हूँ। अगर आप कोई स्टॉक में 20% ऑफ कैपिटल डाल रहे हो, 1 लाख कैपिटल से हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, 1 लाख आपका कैपिटल है, यू आर पुटिंग 20% इन अ सिंगल स्टॉक, मतलब आप डाल रहे हो 20,000 एक स्टॉक के अंदर, एंड आप 4% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ठीक है? मतलब आपका जो लॉस होगा, रिस्क होगा, वो होगा 800 रुपए का, है ना? तो ऐसे केस में आपको पता चल रहा है कि आपका रिस्क इन दैट ट्रेड कितना है। राइट? तो इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इससे मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि अगर मैं 5% की पोजीशन बना रहा हूं किसी स्टॉक में, देखो मैंने आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी थी कि रिस्क पर ट्रेड यूनिफॉर्म रखो, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन कर दो कि यू कैन नॉट लूज 0.5% मोर देन दिस दिस मच इन अ सिंगल ट्रेड, यू कैन नॉट लूज 0.5% से ज्यादा इन अ सिंगल ट्रेड। तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप 500 से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते हो इन अ सिंगल ट्रेड। ये चीज आपको समझ आनी है ना? एंड जैसे ही आपको ये चीज समझ में आती है, आपको ये और बेटर समझ में आने लगेगा। अब आप देखो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका गोल है कि मेरा जो 1 लाख का कैपिटल है उसमें 0.5%, मतलब 500 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए इन अ सिंगल ट्रेड। तो अगर मैं 5% की पोजीशन बना रहा हूँ, मतलब 1 लाख का कैपिटल है, अगर मैं 5,000 एक स्टॉक में डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ 10% तक का स्टॉप लॉस। मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस 10% का भी लगा रहा हूँ, विच इज क्वाइट बिग, आपको 10% का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं 10% का भी स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो आई विल ओनली लूज 0.5% ऑफ माई कैपिटल, तो दैट इज स्टिल फाइन। राइट? मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी है कि मैक्स स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 6 से 7%, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। राइट? बट यहाँ पे आपके पास रूम है, मतलब आप 10% तक का एक्सेप्ट कर सकते हो, इट इज स्टिल इन योर रिस्क एपेटाइट। ओके? नेक्स्ट इज माइनर। माइनर मतलब आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल, आप 10,000 स्टॉक में डाल रहे हो, तो ऐसे केस में आप 6% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज 5% फॉर यू। तो आप 5% का ही स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब अगर आप स्टॉक 100 पे एंट्री ले रहे हो तो 95 से ज्यादा दूर मत रखो स्टॉक का स्टॉप लॉस। ठीक है? जैसे ही, और इस केस में भी जैसे जैसे आपकी पोजीशन का साइज बढ़ते जा रहा है, आपको और छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं। अब जैसे अगर आप 20% की पोजीशन बना रहे हो, राइट, तो यहाँ पे आप 4% का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो यू विल एंड अप लूजिंग 0.8% ऑफ योर कैपिटल। इतना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको 2% के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इफ यू आर डीलिंग विद अ मीडियम पोजीशन, आपको काम करना है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आपको काम करना है 2% स्टॉप लॉस के साथ। अब 2% स्टॉप लॉस के साथ तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली कि मीडियम पोजीशन और लार्ज पोजीशन को स्टार्टिंग से मत स्टार्ट करो कि मैं नई पोजीशन डाल रहा हूं तो मैं 20% कैपिटल डाल देता हूँ। नो, क्योंकि उस केस में आपको अगर 4% का भी स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है तो यू विल एंड अप लूजिंग 8%। कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। राइट? तो ऐसे केस में क्या करो, इफ यू आर डीलिंग विद अ मीडियम, और इफ यू वांट टू मेक अ मीडियम और लार्ज पोजीशन, स्टार्ट विद अ माइनर, लेट इट मूव, देन इवेंचुअली उसमें और कैपिटल डाल के उसको स्केल कर लो मीडियम या लार्ज में। ओके? दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट अ पोजीशन साइज, कि यार मैं स्टॉप लॉस अपना कैलकुलेट करता हूं और उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मुझे किस साइज की पोजीशन बनानी है उस स्टॉक में। ओके? चलो अब मैं आपको ना इस चीज को और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? तो देखो, एक बेस्ट अप्रोच क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रेड में ना अलग अलग रिस्क लेते हैं, एंड दैट इज फाइन। मैं नहीं बोल रहा ये गलत है हर ट्रेड में अलग अलग रिस्क लेना, क्योंकि एवरी ट्रेड इज डिफरेंट, एवरी स्टॉक इज डिफरेंट, एवरी चार्ट इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। तो बनता है हर ट्रेड में अलग अलग रिस्क लेना। और भाई होता है ना, मुझे कोई स्टॉक ज्यादा पसंद है तो मैं उसमें ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, दैट ऑल्सो हैपेंस। मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, बट हमारा काम क्या है, हमारा काम है कंफ्यूजन को एलिमिनेट करना, कि यार कल कंफ्यूजन ना नहीं आए। क्योंकि ट्रेडर्स को ना लॉस नहीं मारता है जितना कंफ्यूजन मारता है। हमको पता नहीं होता है क्या करना है।
दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अ बिगिनर, एटलीस्ट जो मार्केट में नए होते हैं, कुछ कुछ साल ही होते हैं मार्केट में, उनको ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग में ही होता है। दे डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग सिस्टम है। एंट्री ले ली तो पिरामिडिंग की चिंता, पिरामिडिंग कर ली तो फिर से रिस्क मैनेजमेंट की चिंता, और रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो फिर एग्जिट की चिंता, फिर मूविंग एवरेज देखो, फिर जीटीटी देखो, इतनी सारी चिंता, इतनी सारी टेंशन। अरे ट्रेड तो हमने इसीलिए स्टार्ट किया था टू मेक इजी मनी, तो इतनी सारी चीजें क्यों करें? राइट, सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग। आप क्या करो, हर ट्रेड को, अब पूरी ट्रेडिंग की डेफिनेशन भूल जाओ, एक बार जितना भी आपने ट्रेडिंग के बारे में अभी तक सीखा ना, 1 मिनट के लिए भूल जाओ एंड ट्राई टू लुक एट इट दिस वे, ठीक है? हम ट्रेड नहीं कर रहे, हम लोग जुआ खेल रहे हैं, वी आर गैम्बलिंग, राइट? तो लेट अस थिंक लाइक अ गैम्बलर, ठीक है? एक बार गैम्बलिंग मेंटालिटी से सोचते हैं एज अ गुड गैम्बलर, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है? हर ट्रेड को ना, हर ट्रेड के रिस्क को, मतलब यहाँ पे ट्रेड के रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, तो हर ट्रेड के रिस्क को आपको सोचना है आर के टर्म्स में। मतलब अगर कोई ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो तो मतलब आपने 1 आवर लूज कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो हर केस में यूनिफॉर्म है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, इन एवरी सिंगल केस यू आर डिसाइडिंग टू पुट इक्वल मनी एट रिस्क, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब भूल जाओ, एक बार जितना आपने सीखी है अलग अलग चीजें, एक बार सब भूल जाओ, और एक बार ये चीज समझने की कोशिश करो हाउ दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हर ट्रेड को पहले तो आर के टर्म्स में सोचो कि अगर मैं लॉस करा यहाँ पे, अगर मेरा लॉस हुआ, आई विल लूज 1 आवर। और आर क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने आर को डिफाइन कर दिया है, राइट? हमने क्या किया है, हमने आर को डिफाइन कर दिया। मैं कितना करूँ, 0.5 कर देता हूँ, 0.5%, ठीक है? कि आपके लिए आर की वैल्यू है 0.5%। तो अब आप अपनी जो पूरी थिंकिंग है ना, वो इसी टर्म्स पे रखो, आर के टर्म्स पे ही रखो। अगर मैंने लॉस किया, अगर मैंने एक ट्रेड में लॉस किया, मैंने 1 आवर खो दिया। अगर मैंने 2 ट्रेड में लॉस किया, मैंने 2 आवर खो दिया। अगर मैंने 3 ट्रेड में लॉस किया, मैंने 3 आवर खो दिया। चलो अब आप लोग, पीपल हु आर अटेंडिंग लाइव, मुझे बताओ, अगर मैंने 20 ट्रेड में लॉस किया, हाउ मच आर डिड आई लूज? इफ आई लॉस्ट मनी इन 20 ट्रेड्स, हाउ मच आर डिड आई लूज? टेल मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, सब बताना, सब बताना। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू आंसर दिस। एनीवे लेट अस मूव टू दिस। तो देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक यूनिफॉर्म आर अप्रोच फॉलो करना है। मतलब हर ट्रेड में जो आपका आर होगा वो सेम होगा। एंड ऐसा क्यों, मैं क्यों आपको ये चीज करने के लिए बोल रहा हूँ? मैं आपको ये चीज इसीलिए करने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू नेवर नो, आपको नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड सक्सेसफुल होने वाला है, राइट? आपको नहीं पता है कौन सा ट्रेड सक्सेसफुल होने वाला है। तो ऐसे केस में अगर आप हर ट्रेड में एक कांस्टेंट, एक सेम रिस्क फॉलो करोगे, तो आप वहां पे एलिमिनेट कर दोगे प्रिडिक्शन। एंड प्रिडिक्शन करना इज वेरी डेंजरस इन द स्टॉक मार्केट। ऑल्दो हम अपने सेटअप्स को प्रिडिक्ट करते हैं, बट हर चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है, राइट? तो एक यूनिफॉर्म अप्रोच ले आओगे अगर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो आपको पता होगा मैक्सिमम दैट आई कैन लूज इन एवरी ट्रेड दैट आई टेक इज गोइंग टू बी दिस मच, कि वो एक आर जितना होने वाला है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ठीक है? देखो मैं आपको ये चीज और डिटेल में अच्छे से और अच्छे से समझाता हूँ। सो लास्ट हमने डिस्कस किया कि आपको हर ट्रेड को आर के टर्म्स में सोचना है। मतलब आपको ये डिफाइन कर देना है कि आपका आर क्या होने वाला है, ठीक है? तो आपने डिफाइन किया ये 0.5 है, राइट? मैंने भी यही चीज लिखी कि आप हर ट्रेड में इक्वल मनी रिस्क करो, तो अपना आर डिफाइन कर दो। जैसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, आप 0.4 भी कर सकते हो, आप 0.5 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जो नंबर पसंद है वो यूज कर लो। न्यूमरोलॉजी अगर आपको पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करो एंड कीप दैट, राइट? बट कीप इट फिक्स्ड, मतलब ऐसा नहीं करो कि आज 4 कल 5 परसों 6। कीप इट कांस्टेंट, फाइन। एंड आपका गोल एज अ ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक है। देखो यहाँ पे तो मैं आपसे ट्रेडिंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप गैम्बल कर रहे हो और अगर आप 0.4 हर ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, इफ यू आर रिस्किंग 0.4 और 0.5% इन एवरी गैम्बल, तो आपको अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है। आप स्टॉक मार्केट में टाइम पास करने तो आए नहीं हो,
बहुत सीधी बात है, आप अगर मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, एक ट्रेड भी डाल रहे हो, ठीक है, वो ट्रेड करने में देयर आर चार्जेस, देयर आर टैक्सेस दैट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट, देयर इज एसटीटी, जीटीटी, राइट, देयर इज एक्सचेंज चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, और भी दुनिया भर के चार्जेस। तो ट्रेड करना फ्री नहीं है आज के टाइम पे। तो आप सिर्फ अपना पैसा 1 आवर के लिए ट्रेड तो कर नहीं रहे हो। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर लॉस हुआ तो चलो 500 रुपये का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो 500 का प्रॉफिट होगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू थिंक। अगर लॉस हुआ तो 500 तो आप जाएगा ही, उसके ऊपर आपका 50 रुपये और जाएगा, विच विल अकाउंट फॉर ऑल द चार्जेस, राइट। बट आप प्रॉफिट भी करोगे तो भी वो 50 रुपये जाने वाला है आपका। तो मतलब लॉस हुआ तो आप 550 का लॉस करने वाले हो, और प्रॉफिट हुआ तो 500 का प्रॉफिट नहीं होगा, वो 450 का प्रॉफिट होगा, राइट। सो दिस इज अ लूजिंग गेम, राइट। तो odds आपके साथ में नहीं है, आप odds अपने फेवर में कैसे कर सकते हो? अगर आपको अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है, इधर हम सब पैसा मल्टीप्लाई करना है, राइट। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट को, ब्रोकर को अमीर बनाने तो नहीं आए हैं, है ना, अपना पैसा उनको डोनेट करने नहीं आए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक गेम की तरह होना चाहिए कि मैं 1 आवर का रिस्क लेके 2 आवर निकाल लूं। 1 आवर मैंने क्या किया अभी आपके साथ, मैंने आपका आर डिफाइन कर दिया कि आर सबका फिक्स्ड है। आर आप लोगे 0.5% का, आपका आर फिक्स्ड है। अब इस पॉइंट के आगे आप अगर हारते हो तो आपने 1 आवर खो दिया, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने लेट से एक ट्रेड में 3 आवर विन कर लिया, मतलब 5 रुपए का रिस्क लेके 15 रुपए का प्रॉफिट आपने बना लिया। तो वहां पे आप +3 आवर में चले गए, राइट। तो आपने एक ट्रेड में लॉस किया 1 आवर का, 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया 3 आवर का, तो +1 आवर -3 आवर, कलेक्टिवली आप +2 आवर में रहे, राइट। तो ऐसे ही आपको अपनी सारी थिंकिंग आर के टर्म्स में करनी है। एवरीथिंग दैट यू विन इज +R, एवरीथिंग दैट यू लूज इज -R, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल से ही मैं बता देता हूँ पूरा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपका हर ट्रेड में रिस्क 500 रुपए का, हर ट्रेड में कंसिस्टेंट, राइट। मत चेंज करो उसको। 500 रुपए का हर ट्रेड में रिस्क लिया आपने, एंड आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि अगर आपने 500 रुपए का रिस्क लिया है तो मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू बुक इज 1000 रुपीज। 1000 रुपए से कम बुक नहीं करना है, क्योंकि एज अ गैम्बलर, एज अ ट्रेडर, यू कैन नॉट टेक अ गैम्बल जहां पे आपकी जो विनिंग अमाउंट है इट इज लेस देन ट्वाइस योर रिस्क अमाउंट, राइट। एंड ये चीज मैंने आपको बहुत सारे टेबल्स के थ्रू प्रूव की है कि आपको पैसा बनाना है तो आपको 2 आवर ही ट्रेड करना पड़ेगा। अपने क्लासेस में मैंने ये चीज पे काफी रिपीटेडली बात की है कि अगर आप 2 आवर ट्रेड नहीं करते हो तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे इन लॉन्ग रन, राइट। तो यहाँ पे इसी चीज पे एक और मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, एक्यूरेसी, अगर आप 1:1 ट्रेड करते हो, ठीक है, तो इस केस में आपको सिर्फ 50% एक्यूरेसी चाहिए, राइट। अगर आप 1:2 ट्रेड करते हो तो आपको चाहिए 30% एक्यूरेसी। अगर आप 1:3 ट्रेड करते हो तो सिर्फ आपको 25% एक्यूरेसी चाहिए। और अगर आप 1:4 करते हो तो आपको 20% एक्यूरेसी चाहिए। तो मीनिंग देखो, 50% एक्यूरेसी तो कॉइन टॉस से भी आ जाती है। आप कॉइन टॉस करके ट्रेड करो, 50% एक्यूरेसी तो आपकी उससे भी आ जाएगी, राइट। एज अ ट्रेडर आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, आपका ध्यान होना चाहिए इस पे 1:2 पे। अगर आपकी 30% एक्यूरेसी भी आ जाती है, विच आई एम श्योर आ जाएगी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर 33% एक्यूरेसी भी आ जाती है, यू विल एंड अप not losing your money, and not losing your money is most important job एज अ ट्रेडर। अगर आपकी 33% एक्यूरेसी भी है तो आप ब्रेक इवन पे रहने वाले हो, राइट। तो जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, आप पे रिस्क रिवॉर्ड का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, राइट। बट मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी एक्यूरेसी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्यूरेसी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कल मेरी एक्यूरेसी 20% है या 50% है, नो, ये तो जितनी होनी होगी उतनी होगी, राइट। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड, हमेशा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल में रखूंगा हमेशा। आई नो दैट मुझे हमेशा ट्रेड करना है 1:2। अगर आप 1:2 ट्रेड नहीं करते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में। जैसे जैसे आप और स्किल्ड होते हो, ट्राई 1:3, 1:4, 1:5 ऑल्सो, राइट। बट स्टार्ट विद 1:2 इफ यू वांट टू मेक मनी। विदाउट 1:2 पैसा नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज और क्लियर करते हैं। देखो क्या होता है ना, कि इनिशियली जब कैपिटल हमारा छोटा होता है तब हम रिस्क ले पाते हैं,
बट जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ता है ना, हम रिस्क नहीं ले पाते। ये चीज शायद सब लोग नहीं समझे अंटिल दे हैव अ वेरी बिग कैपिटल। ये वही लोग समझ पाएंगे जिनका कैपिटल बड़ा हो गया है, एंड आई टेल यू क्या ये चीज है। तो क्या होता है ना, जैसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम शायद 18-19 ईयर्स के होते हैं, जब हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे आने स्टार्ट होते हैं, जब हम लोग स्टार्ट ही करते हैं मार्केट की जर्नी, तो हमारे पास बहुत छोटा कैपिटल होता है। शायद हम अपने मम्मी डैडी से ले लेते हैं, शायद हमने खुद कहीं से अर्न किए होते हैं। तो जो हमारा छोटा सा कैपिटल होता है ना, हम उस पैसे पे, या उसके बाद भी कुछ साल जब आप कमाना स्टार्ट करते हो, यू हैव स्मॉल कॉर्पस, वहां पे आप अपने कैपिटल पे रिस्क ले सकते हो 0.4%, 0.5% का हर ट्रेड पे। बट जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ने लगता है, यू हैव 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कॉर्पस, ऐसे केस में आप 0.4% से 0.5% का रिस्क नहीं लेते हो हर ट्रेड में। आपका जो रिस्क है वो कम होने लग जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ये तो सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है जो लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ेगा, मेरा रिस्क भी बढ़ेगा, मतलब मेरी रिस्क एपेटाइट आई शुड से, वो भी बढ़ती जाएगी। राइट? नो, रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ क्यों। फाइनेंशियल ग्रेविटी मॉडल इसी को काउंटर करता है। देखो, फाइनेंशियल ग्रेविटी मॉडल क्या बोलता है, हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है कैपिटल। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आप छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हो। लेट्स से 10,000 के साथ स्टार्ट किया आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया। राइट? तो इनिशियली आपका रिस्क बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई मम्मी से पैसे लिए हैं, अगर लॉस हो गया तो मम्मी डांटेगी। राइट? तो आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। बट फिर कोई आपको बता देता है, किसके बारे में? एफएनओ के बारे में। राइट? तो जैसे जैसे फिर आपका कैपिटल भी बढ़ता जाता है, आप और एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो, और आपका रिस्क बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ रहा है। राइट? तो कैपिटल बढ़ रहा है, आप और रिस्क लेने लगते हो। राइट? बिकॉज यू हैव दैट मनी। राइट? यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपका कैपिटल बढ़ता है। बट आफ्टर रीचिंग वन पॉइंट, एक पॉइंट के आगे फिर आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हो। एंड लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल। अब जैसे कोई, लेट्स से, अब शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। आई एम श्योर आप लोग शार्क टैंक इंडिया देख रहे होगे। उसमें इतने सारे हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। अब दे आर नॉट डिप्लॉइंग 1% या 0.5% ऑफ योर कैपिटल, ऑफ देयर कैपिटल इन वन स्टार्टअप। अब हम बात करते हैं अनुपम मित्तल की, शादी.com का जो फाउंडर है। ही हैज इन्वेस्टेड इन मोर देन 300+ स्टार्टअप्स। तो 300 स्टार्टअप्स में ही अगर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ही इज नॉट इवन पुटिंग 0.3% ऑफ हिज कैपिटल इन अ सिंगल स्टार्टअप। राइट? तो आपको ये चीज समझनी है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपका जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़, 1000 करोड़ में पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में आप नहीं लेते हो 0.3, 0.5% रिस्क इन एवरी ट्रेड। ये सब चीजें आप करते हो, जो 0.3, 0.5% रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, इट कैन बी डन टिल 50 लाख, 1 करोड़ ऑफ कैपिटल। बट उसके बाद, एक पॉइंट के बाद, आपका जो रिस्क है वो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज इवन अ सिंगल लॉस इट हिट्स यू बिग। राइट? अगर आप 1 करोड़ के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, एंड यू आर पुटिंग 0.5% एट रिस्क, राइट? तो इवन इन अ सिंगल रॉन्ग ट्रेड, एक गलत ट्रेड में भी, यू आर लूजिंग मोर देन 50,000, 50,000 का नुकसान कर रहे हो। राइट? तो दैट इज नॉट बेरेबल। राइट? वो अमाउंट वाइज 0%, परसेंटेज वाइज 0.5% ही है, बट अमाउंट वाइज इट इज वेरी बिग। राइट? तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, रिस्क धीरे धीरे लोग कम लेने लगते हैं। दैट इज फाइनेंशियल ग्रेविटी मॉडल। राइट? तो ये चीज मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, इफ योर कैपिटल इज स्मॉल, ये चीज अप्लाइड है। आप 0.5% का कंसिस्टेंट रिस्क लो अक्रॉस ऑल योर ट्रेड, एंड योर गोल इज टू मल्टीप्लाई योर मनी। तो मतलब 0.5% का रिस्क ले रहे हो, तो डोंट एग्जिट बिफोर यू मेक 1%। ओके? समझ गए? ग्रेट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको हर चीज आर के टर्म्स में सोचनी है। हर चीज आप इसको एक गेम की तरह बना लो। आप हर लूजिंग ट्रेड में 1 आवर लूज करोगे, और हर विनिंग ट्रेड में 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर विन करोगे। राइट? तो थिंक ऑफ इट लाइक अ गेम, एंड आपका गोल है इस गेम में मैक्सिमम आर को जमा करना, बिकॉज दैट आर इज गोइंग टू बी योर रिवॉर्ड। राइट? तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों को कि व्हाट इफ इट्स अ शेकआउट। अगर मैं कोई स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, एंड उसमें एक फॉल आता है, जैसे कि किसी ने थोड़ी देर पहले चैट बॉक्स में भी पूछा था कि सर हम किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं और उसमें अगर शेकआउट आ गया तो इसका जवाब ये है कि द ट्रुथ इज नो वन नोज। आप भी नहीं जानते हो वो शेकआउट है,
मैं भी नहीं जानता हूँ। एंड जैसा कि थोड़ी देर पहले चैट बॉक्स में किसी ने बोला था, नो वन नोज, मतलब ओनली टू पीपल कैन टेल वेयर द स्टॉक मार्केट विल गो, नंबर वन गॉड, नंबर टू अ लायर, राइट। तो किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा, वैसे ही किसी को नहीं पता है कब शेक आउट आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो स्टॉक शेक आउट देने के बाद 60% अपसाइड भी मूव कर सकता है, 60% डाउनसाइड भी मूव कर सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल अभी के टाइम पे मैचडॉग का ही है। मैचडॉग के चार्ट पे अगर आप चेक करोगे, ये वाला जो मूव आया ना, मैं ये बेस आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये वाला जो इसका ब्रेकआउट था ये वाले बेस का, इससे पहले स्टॉक एकदम रेडी था, इट वाज इन द टाइटेस्ट रेंज पॉसिबल, यहाँ पे एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर था। फिर यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, शेकआउट किया, लोगों को निकाल दिया सेटअप से, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हो, बहुत लोगों ने ये ट्रेंड लाइन से भी एंट्री ली थी, तो अगर आप ये भी बनाते हो, राइट, तो इट वाज अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट, बट सबको निकाला एंड इसके बाद स्टॉक ने मूव किया। तो शेकआउट तो आने ही वाला है, नो वन कैन टेल इट इफ इट इज गोइंग टू बी अ शेकआउट की स्टॉक यहाँ से 60%, अब जैसे इस केस में स्टॉक चला गया ना 60% ऊपर, इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो 60% ऊपर चला गया ना, ऐसे ही 60% नीचे भी जा सकता है, नो वन कैन टेल दैट, है ना। बट आप क्या कर सकते हो, आप ऐसी सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, द बेस्ट वे टू डील विद शेकआउट इज, पहले तो स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, मतलब आप ज्यादा दिमाग लगाओ मत कि ये शेकआउट है कि ये सही में स्टॉप लॉस हंटिंग है या स्टॉक से आपको निकल ही जाना है, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको निकल जाना है। एंड व्हेन the stock breaks the high of the shakeout candle, सुन लो वापस से, when the stock breaks the high of the shakeout candle, इस केस में ये वाला पॉइंट, तो आप उसमें वापस एंट्री कर सकते हो, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ शेकआउट, यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ शेकआउट बाय एंटिसिपेटिंग इट इन द एडवांस। अगर आपको पता होता कि वो स्टॉक में शेकआउट आने वाला है तो आप एंट्री क्यों करते, है ना। तो पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यह है कि आपको नहीं पता है अभी वो शेकआउट है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डोंट ट्राई टू, भाई कोई तरीका नहीं है बताने का शेकआउट, अच्छे अच्छे सेटअप्स आप देखोगे घूम जाएंगे शेकआउट देखे, राइट। तो डोंट ट्राई टू एंटिसिपेट, स्टे काम। अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऑब्जर्व करो, जो शेकआउट कैंडल थी उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां पे आप री एंट्री प्लान कर लो उस सेटअप में। दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है मार्केट को फाइट करना, मार्केट को जो करना है वो करेगा। स्मार्ट वे है बाय बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट मार्केट कैन डू, है ना। ग्रेट, चलो तो देखो, अब इससे ही हम अपना बनाते हैं ट्रेलिंग सिस्टम। अब देखो, मैंने आपको अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों के साथ ट्रेलिंग डिस्कस करता हूँ, क्योंकि दूसरी चीज जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, ट्रेलिंग। आइडिया ही नहीं है कि कैसे ट्रेल करते हैं सेटअप्स को। तो देखो, मैं आपको ना बेस्ट ट्रेलिंग का तरीका बताता हूँ। लाइक ए सेड, स्टॉप लॉस लगाने के 100 तरीके, 1000 तरीके हैं, वैसे ही ट्रेल करने के 1000 तरीके हैं। कोई तरीका गलत नहीं है, कोई तरीका सही नहीं है, इनफैक्ट मैंने भी आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं। But here I am trying to paint everything in a nutshell, best of everything in a nutshell, right। तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या काम करता है वो आपको इधर मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, स्टॉप लॉस लगाया आपने इन चारों में से कोई भी तरीके से, ठीक है। बट अब स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव होने लगा, देखो दो चीजें हो सकती हैं इसके बाद। आपका लॉस हुआ तो आप निकल गए। दूसरा कि स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव हुआ, राइट, स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव हुआ। तो स्टॉक अगर आपके डायरेक्शन में मूव होगा तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि यार, इफ दिस स्टॉक इज मूविंग, मैंने क्या किया, मैंने 2000 में से 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किए। अब अगर ये स्टॉक मेरी डायरेक्शन में मूव होते हैं तो मैं इसमें से इमीडिएटली नहीं निकल जाऊंगा, आई वांट टू गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ द रैली दैट स्टॉक कैन गिव, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा एक अच्छा ट्रेलिंग सिस्टम। और अच्छा ट्रेलिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले आप ये चीज समझ लो कि आपको स्टार्टिंग से ट्रेल नहीं करना है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि एंट्री लेते ही वो ट्रेलिंग के बारे में सोचने लगते हैं। नो, ट्रेल कब होगा, ट्रेल तभी होगा जब स्टॉक आपका 2 आवर हिट कर देगा। मतलब अगर आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो, जो 0.5% मैंने बताया, अगर आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो 1 लाख के कैपिटल पे, तो आपका जब 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखने लगे स्टॉक के अंदर, दिखा दे वो स्टॉक, ओके मैंने तेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट दिया, नाउ यू हैव टू स्टार्ट ट्रेलिंग। उससे पहले ट्रेल मत करो, बिकॉज नो पॉइंट। मैंने आपको जैसा बोला ना कि 500 रुपए का तो रिस्क लिया ही है, 1000 से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज एज अ स्मार्ट गैम्बलर जितना रिस्क लिया उतना ही बना लेना इज द स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन डू इन द मार्केट, है ना। आपको एटलीस्ट यू हैव टू मेक ट्वाइस ऑफ इट, तो ट्रेल भी तब करना चालू करो व्हेन यू सी ट्वाइस ऑफ इट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हर ट्रेड में 3 तरीके के ट्रेड्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड, राइट।
तीन टाइप के ट्रेड कौन से होते हैं? फर्स्ट आर हाई मोमेंटम मूव्स। अब जैसे क्या होता है, मुझे कोई सेटअप बहुत पसंद आया, एक सेटअप मैं खोलता हूँ इसमें से, एसजीएस मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना एक बड़ा सा ब्रेकआउट कैंडल बना सकता है, ऑल्दो मैं इसका ट्रेंड राइड करना चाहूंगा। बहुत बार हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमें राइड करना है ट्रेंड, बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। बहुत बार मार्केट की हेल्थ खराब हो जाती है, बहुत बार सिचुएशन ठीक नहीं होती है, बहुत बार सेटअप उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे केस में लेट से मुझे सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करना है उसका, बस अगर वो स्टॉक 10 12 15 20% की कैंडल बनाता है तो मुझे सिर्फ वो ब्रेकआउट ट्रेड करना, उसके बाद आई बी आउट। अगर ये सोचते हो आप, तो आप आते हो फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है, विच इज हाई मोमेंटम मूव। आपको चाहिए हाई मोमेंटम मूव, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के ट्रेड होते हैं जिसमें आप एक स्विंग कैच करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्रेकआउट कैच करना चाहता हूँ। स्विंग क्या होता है? स्विंग मतलब देखो, हम स्विंग ट्रेड करते हैं, लोगों को स्विंग मतलब ही नहीं पता होगा। स्विंग मतलब जैसे अगर ये अप ट्रेंड है, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट में तो मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक बड़ी या दो बड़ी ब्रेकआउट कैंडल्स है, मैं उनके लिए एंट्री कर रहा हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कंप्लीट, ये स्विंग होती है ना जैसे अप ट्रेंड में ये वाली स्विंग, मैं ये अप ट्रेंड वाली स्विंग के लिए एंट्री कर रहा हूँ। ये वाली जो अप स्विंग है, मैं ये ट्रेड करता हूँ एज अ स्विंग ट्रेडर, राइट। और एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं क्या ट्रेड करता हूँ? एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं ट्रेड करता हूँ ये कंप्लीट ट्रेंड, राइट। मैं ट्रेड करता हूँ ये पूरा अपसाइड, मैं ये छोटी छोटी चीजें ट्रेड नहीं करता। तो ये डिफरेंस है तीन ट्रेडिंग स्टाइल्स में। रुको मैं इसको ना कलर चेंज कर देता हूँ तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये येलो वाली जो लाइन है वो होता है पोजिशनल ट्रेडर का, ये जो ग्रीन वाली है ये होता है स्विंग ट्रेडर का, और ये जो है इसका भी मैं कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, ये होता है ब्रेकआउट का, राइट। तो सब अलग अलग चीजें ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडर अपनी स्विंग ट्रेड करना चाहता है, ये वाली जो एक अपसाइड है बिफोर द डाउन स्विंग, स्विंग ट्रेडर ये ट्रेड करना चाहता है। और जो पोजिशनल ट्रेडर है वो पूरा ट्रेंड राइड करना चाहता है, राइट। तो तीनों बाय ही कर रहे हैं, बट तीनों का जो स्कोप है बाइंग का वो अलग अलग है, राइट। ऐसे ही आपका भी अलग अलग स्कोप होता है बाइंग का, तो इसीलिए आपका जो ट्रेलिंग सिस्टम है वो अलग अलग होगा, है ना। तो देखो, अगर आप हाई मोमेंटम मूव के लिए एंट्री ले रहे हो, मतलब आप सिर्फ एक ब्रेकआउट की कैंडल या दो ब्रेकआउट की कैंडल के लिए एंट्री ले रहे हो, तो आपको यूज करना है 9 EMA ट्रेल करने के लिए। डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट शुड बी। आप सिंपली 9 मूविंग एवरेज यूज करो, जैसे ही कैंडल उसके नीचे बंद हो रही है, अगर आपने मोमेंटम के लिए बस एक अपसाइड के 10% 12 15% के अपसाइड के लिए एंट्री ली है, तो आपको 9 EMA के स्टॉप लॉस से निकल जाना है। दिस इज यूज फॉर टाइटल ट्रेलिंग। अगर आपको टाइट ट्रेलिंग करनी है, मतलब आपको इमीडिएटली निकल जाना है, देखो जितना कम लेंथ का मूविंग एवरेज होगा ना, वो आपको उतना जल्दी सेटअप से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और जितनी बड़ी लेंथ का मूविंग एवरेज होगा ना, वो उतनी देर आपको स्टॉक में रखने रहने देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 50 की ही बात की है, बट अगर आप 200 डे का मूविंग एवरेज लेते हो तो वो तो आपको निकालेगा ही नहीं, 6 6 महीने 1 1 साल तक स्टॉक से निकालेगा ही नहीं, राइट। तो जितना आपको होल्ड करना है वो स्टॉक को, या जितना आप राइड करना चाहते हो उस स्टॉक को, उस हिसाब से मूविंग एवरेज चूज करो। जितना फास्ट मूविंग एवरेज आप चूज करोगे, मतलब जितनी कम नंबर वाला मूविंग एवरेज चूज करोगे, उतना जल्दी आपको स्टॉक से बाहर निकाल देगा, ठीक है। जैसे 5 का मूविंग एवरेज आप देखोगे तो वो एकदम कैंडल्स को टच करके चलता है। 9 का मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कैंडल से थोड़ा सा, मतलब 1 2% का डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, इसीलिए हम 9 का ईएमए यूज करते हैं टाइट रेलिंग के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। अब कुछ सेटअप्स खोलते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं दो मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, 21 और 50, सिर्फ 9 रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखो 9 का मूविंग एवरेज आप ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल से ऑलमोस्ट टच करके चलता है, बट 1 2% दूर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो आप अगर कोई ट्रेंड राइड करना चाहते हो, माइक्रो ट्रेंड, अरे एकदम छोटा सा अपसाइड राइड करना चाहते हो, देन यू कैन वेरी वेल यूज दी 9 EMA। क्योंकि देखो आप ये कैंडल कंसिस्टेंटली इसके ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, अनलेस देयर इज अ बिग फॉल, ऑफ कोर्स आप इसमें निकल जाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टॉक विल सस्टेन अबव दी 9 EMA। कोई भी स्टॉक के टर्म्स में देखो, ये अपसाइड देखो आप, ये अपसाइड है, स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने 9 EMA के ऊपर सस्टेन किया अंटिल इट वेंट साइडवेज, राइट। तो हर स्टॉक अपने 9 EMA, जैसे ये है, ये स्टॉक में भी आप देखो, ये तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी। अब नाइव में चेक करो, कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपने 9 EMA के ऊपर ट्रेड किया। ये तो सारे वैसे एग्जांपल्स हैं, दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये वाला स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 9 EMA के ऊपर है, राइट। 9 EMA के ऊपर एक दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे आप शायद निकल जाते ट्रेड से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि स्टॉक विल कीप रिस्पेक्टिंग दी 9 EMA। यहाँ पे एक दिन बंद हुआ,
बट आप कंप्लीट कंप्लीट ट्रेंड राइड कर पा रहे हो। देखो आप यहाँ पे आपने राइड कर लिया होता 35% की रैली, फिर आपने यहाँ पे राइड कर ली होती इस पॉइंट से, अगर आप देखो तो आपने राइड कर ली होती और 35% की रैली। अगर आप इस पॉइंट से भी देखोगे तो आपने और राइड कर ली होती यहाँ पे 20% की रैली, राइट। तो 9 EMA इज गुड वन इफ यू वांट टू एंटर कि ब्रेकआउट से पहले मैं एंट्री कर रहा हूँ और फास्ट ट्रेलिंग करनी है मुझे अपने ट्रेड्स में। परफेक्ट। अगर आप किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, राइट, एंड यू वांट टू राइड अ स्विंग। स्विंग क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ये वाला जो पार्ट होता है वो स्विंग होता है, अप स्विंग, राइट। तो मुझे ये अप स्विंग पूरा कैच करना है तो मैं यूज करता हूँ 21 EMA। 21 EMA एक बार मैं चार्ट पे अप्लाई करता हूँ अब आपके लिए। यहाँ पे हमने 21 मूविंग एवरेज अप्लाई किया है। अब आप देखो ये वाला जो मूविंग एवरेज है ना वो कैंडल से और दूर है। 9 वाला कैंडल्स को टच करके चल रहा था, ये थोड़ा सा और ज्यादा दूर है, तो ये आपको प्रॉपरली हेल्प कर रहा है टू राइड दी कंप्लीट ट्रेंड, जैसे आप कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो शेकआउट्स थे ना, जो हमें 9 EMA में शेकआउट्स मिल रहे थे, वो सब इसने फिल्टर आउट कर दिया। मतलब जैसे ये वाले चार्ट अभी हम 9 EMA में देख रहे थे, एक बार मैं 9 भी अप्लाई कर लूँ इसमें, दोनों अप्लाई करते हैं। अब आप देखो जो 9 EMA के शेकआउट्स थे, यहाँ पे जैसे ये 9 EMA में इसमें शेकआउट हो जाते, बट 21 EMA में नहीं होता। यहाँ पे 9 EMA में शेकआउट हो जाता, 21 EMA में नहीं होता। इसीलिए जो हमारे 9 के EMA हैं वो बहुत सेंसिटिव है, उसमें अगर शेकआउट भी आएगा तो आप निकल जाओगे। बट 21 मूविंग एवरेज में आप फिर भी शेकआउट्स को अवॉइड कर पाओगे। इसीलिए एज ए स्विंग ट्रेडर इफ यू वांट टू राइड अ स्विंग, आपके लिए ट्रेल करना बेस्ट होता है हमेशा 21 के मूविंग एवरेज से। एंड अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप एक कंप्लीट ट्रेंड राइड करना चाहते हो, मतलब यू आर विलिंग टू राइड दिस होल अप ट्रेंड, कि यहाँ से ये भी करता है अगर स्टॉक, यहाँ से ये भी करता है, मैं तो होल्ड करने वाला हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो, कंप्लीट ट्रेंड राइड करने का सोचते हो, तो आपको यूज करना है 50 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज में सारे शेकआउट्स आप अवॉइड कर पाओगे, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने 21 अप्लाई किया, इसके ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं हमारा 50 डे मूविंग एवरेज। ओके। तो अब आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज कैंडल से कितना दूर है, राइट, कैंडल से कितना दूर है। एंड इन मोस्ट केसेस आपका ये वाला जो मूविंग एवरेज है वो हिट नहीं होगा, राइट। ये पारस डिफेंस का आप चार्ट देख सकते हो, पारस डिफेंस भी बहुत अच्छा बेस था, राइट। एंड अभी जो डिफेंस की रैली आई थी उसमें पारस डिफेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, राइट। तो ये भी अगर आप ट्रेल करते हैं 9 मूविंग एवरेज को लेके, तो आप पूरी रैली को ट्रेल कर पाते, राइट, पूरी रैली कैप्चर कर पाते। तो आपको इस केस में दूर वाले मूविंग एवरेजेस पे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड होल्ड कर रहे हो, इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू कैन गो विद दीज मूविंग एवरेजेस। 50 का, 21 का भी इस केस में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए पहले आपको समझना है कि आपका जो ट्रेड है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। हैव यू एंटर्ड इट जस्ट टू राइड द ब्रेकआउट, और इफ यू वांट टू कैच द होल ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड कैच करना है कंप्लीट, तो आप यूज करो स्लोअर मूविंग एवरेजेस जैसे 50, रेगुलर स्विंग ट्रेड के लिए 21, और फास्ट ब्रेकआउट्स अगर ट्रेड करने हैं बस, तो आप यूज कर सकते हो 9 का मूविंग एवरेज। ओके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वाइल ट्रेलिंग। नंबर वन मिस्टेक इज दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू अर्ली बिफोर 2 आवर। मैंने आपको अभी बताया, बहुत लोग क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आप 2 आवर से पहले ट्रेलिंग मत करो। कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज until you're not making twice of what you're putting at risk, there is no point of trading at all, right? तो जब तक 2 आवर नहीं होता है, डोंट ट्रेल। नंबर टू, नॉट वेटिंग फॉर क्लोज एग्जिटिंग जस्ट बिकॉज प्राइस टचेज मूविंग एवरेज इंट्राडे। बहुत लोग वेट नहीं करते हैं प्रॉपर क्लोज होने का कैंडल बिलो द मूविंग एवरेज। अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो कि कैंडल क्लोज हो मूविंग एवरेज के नीचे। टच होने पे एग्जिट कर दोगे आप, तो बहुत बार आप उसमें से शेक आउट हो जाओगे, है ना। पॉइंट नंबर थ्री, यूजिंग टू शॉर्ट मूविंग एवरेज इन साइडवेज स्टॉक। क्या होता है ना, कभी कोई स्टॉक साइडवेज होता है तो उसमें कोई मूविंग एवरेज काम नहीं करता। अब जैसे पारस डिफेंस आप देखो, इतने एरिया में साइडवेज था, राइट, इतने एरिया में साइडवेज था। तो आप चेक करोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस जो थे वो फ्लैटन हो गए, वो साइडवेज हो गए। तो लोग क्या करते हैं, वो साइडवेज स्टॉक में भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं। मूविंग एवरेज हम कभी भी साइडवेज स्टॉक में यूज नहीं करते हैं, किसी भी पर्पज से, ट्रेल करने के पर्पज से तो बिल्कुल ही नहीं यूज करते। हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक में ही मूविंग एवरेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूज होता है। एंड एक और चीज का ध्यान रखो कि मूविंग एवरेजेस भी ट्रेंडिंग हो, स्टॉक तो ट्रेंडिंग हो ही, साथ में मूविंग एवरेजेस भी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। ओके।
तो ये सब चीजें, ये सब गलतियां मत करो एंड यू विल बी एबल टू ट्रेल योर ट्रेड्स वेरी प्रॉपरली। एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करते हैं। देखो, अब ये सब अगर आप करने लगोगे ना, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग एवरी ट्रेड इन टर्म्स ऑफ आर, क्या पॉसिबल आउटकम होगा? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिस्टमैटिक आउटकम है। आप हर ट्रेड में इक्वल अमाउंट का रिस्क ले रहे हो, आप 500 रुपए का इक्वल रिस्क ले रहे हो विद एवरी सिंगल ट्रेड, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो अक्रॉस ऑल दी ट्रेड सेम है, राइट? हर ट्रेड में सेम है। तो अब जो आउटकम होगा ना, वो तीन ही हो सकते हैं। देखो, आपका रिस्क तो सेम है, अब ऐसा नहीं है कि यू माइट एंड अप लूजिंग मोर देन व्हाट यू रिस्क, नहीं, क्योंकि आपने अपना आर डिफाइन कर दिया, आपने आर फिक्स कर दिया कि 500 से ज्यादा लॉस करूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे केस में तीन आउटकम हो सकते हैं, तीन चीजें ही हो सकती हैं। फर्स्ट आउटकम इज -1 आर। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे बी रेडी टू एक्सेप्ट द लॉस, 1 आर इज द फर्स्ट आउटकम, आप 1 आर खो दोगे, ठीक है? सेकेंड आउटकम क्या है? सेकेंड आउटकम इज +1 आर, कि आपने जितना रिस्क लिया आपने उतना ही बना लिया। बट ये वाला आउटकम फेवरेबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा भरने हैं टैक्सेस और कॉस्ट, जीटीटी, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, आपको अपनी पॉकेट से भरने ही हैं, राइट? तो ऐसे केस में आप 1 आर नहीं अफोर्ड कर सकते। सिर्फ आप, क्या होगा, आप ब्रोकर को अपने अमीर बनाओगे और सरकार को अमीर बनाओगे, और खुद आप अपना कैपिटल लूज करोगे। तो ये भी फेवरेबल आउटकम नहीं है, इससे भी दूर रहो। आपका जो पैसा बनेगा, पूरा पैसा बनेगा यहाँ से। जितने आप 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर कैच कर पाते हो, दैट विल मेक मोस्ट ऑफ योर मनी, राइट? एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जैसे ये करते हो, जैसे माइनस ये करते हो 50, राइट? इसके अगेंस्ट में आप कर लेते हो 2 आर। 2 आर अगर आप, जो 2 आर है, यहाँ पे सिर्फ 2 आर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 आर भी इसके सामने 25 भी करते हो, ठीक है, आपने 25 2 आर ट्रेड किए और 50 आर ट्रेड किए, तो ऐसे में भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, यू विल बी एट ब्रेक इवन, राइट? सो दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। आपको 2 आर शेल्फ दे आपको स्पेस दे देता है गलत होने की, कि अगर आप 2 आर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास रूम है गलत होने का। एट 1 आर यू डोंट हैव एनी रूम फॉर मिस्टेक्स, आप गलत हो गए, आप यू विल एंड अप लूजिंग बिग, है ना? देखो, एक चीज और यहाँ पे मैंने लिख दी है, आपको 1 आर पे ट्रेड कब बुक करना है। दो ही चीजें, दो ही केसेस में आप बुक कर सकते हो ट्रेड 1 आर पे, मतलब 500 रुपए का रिस्क लिया तो 500 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ऐसा दो ही केस में होना चाहिए। नंबर वन, मार्केट हेल्थ स्टार्ट्स टू डिक्लाइन सडनली, मार्केट की हेल्थ एकदम से बहुत खराब हो जाती है, ऐसे केस में गो विद द 1 आर। नंबर टू, वंस द स्टॉक रीचेस द 2 आर मार्क, जैसे ही आपने जैसे 500 रुपए का रिस्क लिया था, आपको उसमें 1000 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ऐसे केस में आप बुक कर सकते हो 1 आर पे। अगर स्टॉक वापस गिर जाता है, आप अपना ट्रेल कर लेते हो कॉस्ट स्टॉप लॉस 1 आर पे, तो आप बुक कर सकते हो। इन्हीं दो केसेस में आपको ट्रेड 1 आर पे बुक करना है, वरना कभी कोई ट्रेड गलती से भी 1 आर पे बुक मत करो, ओके? सो इन अ नटशेल यही सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल अ डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन। इसके आगे का मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जहाँ पे मैं आपको एग्जिट्स के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को और डिटेल में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आप कैसे परस्यू कर सकते हो अपना हर एक ट्रेड, कैसे प्लान कर सकते हो हर एक ट्रेड को स्पेसिफिकली, ठीक है? अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ और इसके आगे आपके जो डाउट्स है, आपको जो क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं सॉल्व कर देता हूँ, ओके? चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टिल नाउ। यू कैन लीव दिस सेशन नाउ। बाकी लोग प्लीज स्टे, Q&A करते हैं हम लोग और कुछ बातें करते हैं।